हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली के सारे ही कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आई हैव टेकन एवरीथिंग फ्रॉम एनसीईआरटी, सो लेट्स बिगिन। द एलिमेंट्स इन ग्रुप 15 इन ऑर्डर आर नाइट्रोजन, सिंबल्स के साथ लिखेंगे, सो एन, फॉस्फोरस पी, आर्सेनिक एस, एंटीमनी एस बी एंड बिस्मथ बी आई। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, नाइट्रोजन इज इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p3। इन सबका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np3 ही आएगा। फॉस्फोरस बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड, तो ये आएगा 1s2 2s2 2p3 followed by 3s2 and 3p3. You can also, it's also to be known that nitrogen, the atomic number is 7. So there are going to be 7 electrons. Similarly, phosphorus, atomic number 15 रहता है. So total करेंगे तो these are 15 electrons. इसे थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे तो ये जो 2p3 नहीं 2p6 रहता है. So yeah, please make that correction, 2p6 and not 2p3. 1s2 2s2 2p6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है नियॉन का. So you can write the electronic configuration in short as neon followed by 3s2 3p3. बढ़ो आगे. आर्सेनिक के लिए नियॉन के बाद का जो नोबल गैस है दैट इज आर्गन. आर्गन के बाद आएगा 4s2 4p3. बट तुम्हारे थर्ड ऑर्बिट में एक डी सबशेल भी रहता है एंड द डी सबशेल हैज टू गेट फिल्ड व्हेन यू आर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्सेनिक. सो आर्गन के बाद 3d10 भी फिल होगा. आर्गन में 3d10 फील्ड रहता नहीं है. सो व्हेन यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्सेनिक, आर्गन के बाद अलग से 3d10 लिखना पड़ता है. इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पिछले ग्रुप्स में भी हमने लिखे ही थे. सो या इन केस इफ यू हैव स्टडीड द अर्लियर ग्रुप्स, आपको ये फैक्ट ऑलरेडी पता रहेगा. बढ़ो आगे. एंटीमनी में आर्गन के बाद द नेक्स्ट नोबल गैस इज क्रिप्टॉन. क्रिप्टॉन का भी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p3 ही आएगा. बट 5 के पहले जो फोर्थ ऑर्बिट का डी सबशेल है वो भी फिल होगा. सो 4d10 आएगा. बिस्मथ में द नेक्स्ट नोबल गैस जेनॉन. बिस्मथ के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 6p3 होगा. 6s के पहले 5d10 भी फिल करना पड़ेगा और 5d10 से पहले फोर्थ ऑर्बिट का f सबशेल भी फिल होगा. सो 4f14. ये जो f इलेक्ट्रॉन्स आता है, सो इन केस ऑफ बिस्मथ यू नीड टू फिल द 4f सबशेल आल्सो एंड द 5d सबशेल आल्सो बिफोर यू फाइनली फिल द आउटर सबशेल्स 6s एंड 6p. एक और फैक्ट था पीरियोडिक टेबल में दैट द शील्डिंग इफेक्ट. इसका डिस्कशन डिटेल में वैसे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही करना है, बट अभी याद आ गया तो अभी एक बार और बता ही देता हूँ. शील्डिंग इफेक्ट इज द मैक्सिमम फॉर s इलेक्ट्रॉन्स, weaker for p electrons, weaker for d electrons and weaker for f electrons. So because यहाँ पर तुम्हारे पास d सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स आता है, इनका शील्डिंग कम रहता है. सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ जाता है. बिकॉज ऑफ दैट सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज शो सर्टेन टाइप ऑफ इफेक्ट. सेम चीज यहाँ पर f इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट और भी कम रहता है, इट्स वेरी वीक. सो इस केस में आउटर इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज गेट अफेक्टेड इन अ सर्टेन वे. बढ़ते हैं आगे. अकरेंस में दो नाम लिए गए हैं, बस इन नाम को याद रखना. अदरवाइज डेफिनेटली ये चैप्टर एक बार एनसीईआरटी से तुम्हें पढ़ना भी है, बट बाय एंड लार्ज द फाइनल टेक अवे आई फेल्ट वाज दिस. सो या NaNO3 का दूसरा नाम सोडियम नाइट्रेट इज ऑल्सो कॉल्ड चिली सॉल्ट पीट्रे एंड पोटेशियम नाइट्रेट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडियन सॉल्ट पीट्रे. ये दोनों कीप रिमेंबर दीज टू नेम्स. शायद कहीं पूछ लिया तो यू शुड नो दैट चिली सॉल्ट पीट्रे इज NaNO3 एंड इंडियन सॉल्ट पीट्रे इज KNO3. लाइक आई सेड, वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक बार ये पूरा चैप्टर अपने आप भी पढ़ना एनसीईआरटी से, बिकॉज इसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा चीजें लिखी है एनसीईआरटी में वो आपको समझ आएगी. वो आप यू विल नो दैट व्हाट एक्स्ट्रा थिंग्स आर रिटन. एडिशनली लाइक आई सेड, वीडियो में सिर्फ इतना कवर किया है बिकॉज आई फेल्ट दीज आर द इंपॉर्टेंट टेक अवेज. But yeah, do read the NCERT. You'll get to know what extra things are written along with these things. बढ़ो आगे. This is the table of physical properties. Atomic number नाइट्रोजन का 7, followed by phosphorus का 15, and that continues for the further elements. Atomic mass भी दिया गया है. Atomic mass से तुम्हें ये मालूम पड़ेगा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के अलावा न्यूट्रॉन्स कितने हैं. So 7 protons. नाइट्रोजन का atomic mass 14, so 7 neutrons. 15 and 31, so there are 16 neutrons in the nucleus of phosphorus. 33 and 74, so 74 नहीं, ये 75 लेंगे.
सो यहाँ पर आ जाएंगे 42 न्यूट्रॉन्स एंड 33 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, एंड यू कैन डू दैट फॉर द अदर एलिमेंट्स ऑल्सो। जनरली हेवियर एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास याद रखने का कोई रिक्वायरमेंट रहता नहीं है। दे डोंट ऑफन आस्क, और इवन इफ दे आस्क दे गिव द नंबर्स, सो डू नॉट वेस्ट मच टाइम बिहाइंड रिमेंबरिंग दीज थिंग्स। बट इनिशियल जो एलिमेंट्स है नाइट्रोजन फॉस्फोरस एटलीस्ट, इनका दोनों एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास याद रखना। बढ़ो आगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने वैसे भी सबका लिखा। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू कैन सी फॉर ऑल ऑफ देम इज NS2 NP3 ओनली। 3D10 यहाँ पर आ गया, सिमिलरली 4D10 यहाँ पर आया, यहाँ पर 4F14 एंड 5D10 भी आया इन एडिशन टू NS2 NP3। सो ये फैक्ट्स हमने पहले भी डिस्कस कर ही लिए थे व्हेन वी वर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। बढ़ो आगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका ट्रेंड भी बाकी ग्रुप्स की तरह, जितना हम डाउन द ग्रुप जाते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से उतने दूर जाते हैं। न्यूक्लियस के साथ आउटर इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन कम होता है, सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स is less, so down the group ionization enthalpy decreases. No exceptions, it's a perfect trend. Second ionization enthalpy also decreases down the group. यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शंस जो एंड में आता है वो हम याद नहीं रखते, बट इसका रीजन यही है कि जब तुम बिस्मथ में आ गए तब 14 4f इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 5d इलेक्ट्रॉन्स भी थे। इनका शील्डिंग इफेक्ट कम था, एंड शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ता है, सो दे आर मोर टाइटली हेल्ड एज कंपेयर टू व्हाट दे आइडियली शुड हैव बीन हेल्ड। इनका जो पुल रहना चाहिए था वो इनके पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, पुल इन द सेंस न्यूक्लियस का पुल ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स इज मोर बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द F एंड D इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से तुम्हें आयनाइजेशन एंथैल्पी में ये इंक्रीज दिखा। लाइक आई सेड, आखिरी एलिमेंट्स का जो भी एक्सेप्शन है वो याद रखने का रिक्वायरमेंट रहता नहीं है। दे डोंट ऑफन आस्क क्वेश्चंस ऑन द एक्सेप्शंस ऑफ द लास्ट एलिमेंट्स। बढ़ो आगे। द सेम ट्रेंड फॉर द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड द स्लाइट इंक्रीज इज सीन इन द लास्ट एलिमेंट्स। वी वोंट रिमेंबर दैट। ऑल्सो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट के कंपेयर में ज्यादा है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड के कंपेयर में ज्यादा है। सो दैट्स अ ट्रेंड यू सी फॉर ऑल द एलिमेंट्स। इनफैक्ट ये ट्रेंड पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। इसका रीजन था कि जब मान लो फॉस्फोरस ले लिया, 15 प्रोटॉन्स, सो 15 इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो पहले 15 प्रोटॉन पुल कर रहे थे 15 प्रोटॉन्स पर पुलिंग 15 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो अभी 15 प्रोटॉन्स ये पुल करेंगे सिर्फ 14 इलेक्ट्रॉन्स को। इस वजह से हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर पुल बढ़ जाएगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे उतना लेफ्ट ओवर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का पुल ज्यादा रहेगा, सो यू विल रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिमूव मोर इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट के कंपेयर में ज्यादा है, एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड के कंपेयर में ज्यादा है। अ ट्रेंड दैट इज सीन इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14, एंड लाइक आई सेड थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल ये ट्रेंड तुम्हें दिखने ही वाला है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ट्रेंड हमने सीखा ही था पीरियोडिक टेबल में। इट शुड डिक्रीज डाउन द ग्रुप, and there is a clear decrease you can see along clear decrease down the group that you can see in electronegativity of the group 15 elements. So yeah, no exceptions here as well. बढ़ो आगे। कोवैलेंट रेडियस, आप जितना ग्रुप में नीचे जाओगे उतना एक एक एक्स्ट्रा ऑर्बिट ऐड होता है, सो कोवैलेंट रेडियस बढ़ने ही वाला था। इट इंक्रीजेस 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 इंक्रीजेस, सो नो एक्सेप्शंस अगेन। बढ़ो आगे। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस अब इन्होंने हर दे हैव एक्चुअली गिवन आयनिक रेडियस फॉर डिफरेंट स्पीशीज। जैसे यहाँ पर बी लिखा है, बी लिखा है, बी लिखा है, यहाँ पर सी लिख दिया। सो फॉर सम दे हैव गिवन रेडियस फॉर द +3 स्टेट, फॉर सम दे हैव गिवन द रेडियस फॉर द -3 स्टेट। सो इट डजंट रियली मेक सेंस कि इनका हम कंपैरिजन करें। एंड लाइक आई हैव सेड इन द अर्लियर ग्रुप्स आल्सो, आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज याद रखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो वी कैन स्किप कंपेयरिंग द आयनिक रेडियाई, बिकॉज कंपेयर करना रहता तो सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपैरिजन करने का कुछ मीनिंग रहता, बट यहाँ पे बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग है इसलिए इनके कंपैरिजन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। सो या यू कैन इग्नोर द ट्रेंड ऑफ द आयनिक रेडिया एंड नो नीड टू रिमेंबर द एब्सोल्यूट वैल्यूज आल्सो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देख लो, एक ट्रेंड है यहाँ पर कि ये बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बट देन इट डिक्रीजेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का कोई भी ट्रेंड, मैंने पिछले ग्रुप्स में भी आपसे कहा था कि कोई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड याद रखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सो या देयर इज अ ट्रेंड हियर बट यू कैन इग्नोर दैट कंप्लीटली एंड डू नॉट वेस्ट टाइम इन मेमोराइजिंग ऑल दीज थिंग्स। ना नंबर्स ना ट्रेंड्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर इतने ज्यादा क्वेश्चंस पहले आए नहीं है। बढ़ो आगे। 77 से 554 से 888 से 1860 से 1837,
So boiling point increases down the group except over here where there is a small decrease. No need to remember. बढ़ो आगे. Density का trend throughout the periodic table यही था. Density increases down the group. Density में अगर कोई exceptions होंगे तो वो याद रख लेंगे, especially at the beginning of the table. So यहाँ पर no exception, it increases down the group. Increases, increases, increases. No exceptions. The actual property of the periodic table is followed in group 15 without any exceptions. So yeah, density increases down the group for group 15 elements and in general also for all elements in the periodic table. बाकी groups में कहीं ना कहीं कोई exceptions थे. Remember those exceptions, I have discussed it in the videos also. So exception है तो mark किया है. फिलहाल यहाँ पे no marking because there is no exception and a clear trend. Density of elements increases as you go down in the periodic table. So yeah, that's something about physical properties. बढ़ते हैं आगे. Inert pair effect तुम्हें group 15 में भी देखने मिलेगा. Inert pair effect is the inability of the ns2 electrons in heavier elements to undergo unpairing. ns2 electrons heavier elements में unpair होना prefer नहीं करते because they do not unpair. For example, bismuth ले लोगे तो bismuth में 6s to 6p3 is the outer electronic configuration. ये 6s इसमें 2 electrons, 6p में 3. So the 3 electrons are filled like this. Now the 6d subshell is fully empty for bismuth. So bismuth क्या करेगा, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स का अनपेयरिंग करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट किया जाएगा टू द वेकेंट 6d ऑर्बिटल एंड देन because it has 5 unpaired electrons, bismuth can form 5 bonds. It can show the +5 oxidation state. But like I said, inert pair effect मतलब unpair होने का ability heavier elements में कम देखा जाएगा. So ये जो unpairing किया है ये फेवर नहीं होगा. Bismuth will prefer not to unpair the 6s electrons and it will prefer to only share these 3 electrons and form compounds in the +3 oxidation state. इसे कहते हैं inert pair effect. Once again, it is the inability to unpair the ns2 electrons. ns2 मतलब जो outermost s orbital है उसके electrons का unpairing prefer नहीं होता. So inability to unpair the ns2 electrons by the heavier elements. This property is called inert pair effect, and because of this, stability of the +5 oxidation state down the group is going to decrease because bismuth +5 में कम compounds form करेगा and +3 में ज्यादा form करेगा. So +5 oxidation state का stability down the group has to decrease and +3 oxidation state का stability has to increase as you go down the group. तो ये थोड़ा inert pair effect है उसका discussion. Physical properties में एक और चीज discuss करनी है. यहाँ पे ध्यान देना कि outer electronic configuration हर एक का ns2 np3 टाइप है. जब हम कहते हैं np3, यहां पर मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया, 6p3 मतलब p सबशेल हाफ फिल्ड है. अगर p सबशेल हाफ फिल्ड रहेगा तो ये स्टेबल है बिकॉज हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल्स इंपार्ट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू एन एटम. अगर ये हाफ फिल्ड सबशेल का एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना, स्टेबिलिटी तोड़ना हो जाएगा एंड इस वजह से इलेक्ट्रॉन निकलना कम प्रिफर करेगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा. तो जो भी आयनाइजेशन एंथैल्पीज तुमने अभी देखी, डेफिनेटली आयनाइजेशन एंथैल्पीज विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप, बट आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर पीरियोडिक टेबल याद करोगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीजेस. ऐसा इसलिए बिकॉज व्हेन यू गो लेफ्ट टू राइट तुम प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ते हैं बट द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम वेरी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल. अगर उसी ऑर्बिट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ाते जाओगे तो प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी मोर टाइटली हेल्ड. तो मोर टाइटली होल्ड होने की वजह से energy required to remove the electron will be high. So ionization enthalpy will be higher. Basically, as you go from left to right along a period, ionization enthalpy increases. If we travel from group 15 to group 16, we are traveling from left to right in the periodic table. Ionization enthalpy बढ़ना चाहिए था. So one would expect group 16 का ionization enthalpy group 15 के कंपेयर में ज्यादा रहेगा. But मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ग्रुप 15 में आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेसिवली स्टेबल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा है. सो ग्रुप 15 आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स
is greater than the ionization enthalpy of group 16 elements. So ये थोड़ा ट्रेंड के ऑपोजिट हो जाता है. Ionization enthalpy ideally should increase as you go from left to right in a periodic table, but only in case of group 15 and 16. ऐसा होता है कि ionization enthalpy of group 15 happens to be bigger, happens to be more than the ionization enthalpy of group 16. ये सेम ट्रेंड तुम्हें दिखने वाला है इवन इन ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13. ग्रुप 2 से जब ग्रुप 13 जाते हो, फॉर ऑल दोज हु डू नॉट नो ग्रुप 2 से ग्रुप 3 क्यों नहीं गए, आई जस्ट टेल यू. ग्रुप 2 से जब ग्रुप 3 third group in the periodic table to the 12th group are the D block elements. So हम जनरल अगर सेकेंड पीरियड के बारे में बात करें तो ग्रुप 2 के बाद the next element directly goes into the group 13 in group 13 because in between जो 10 groups है they actually belong to the D block and सेकेंड पीरियड में तुम्हारे पास कोई D सबशेल था नहीं, तो D block elements तुम्हारे सेकेंड पीरियड में रहते नहीं है. So you directly go from group 2 to group 13. So yes, अगर ग्रुप 2 से ग्रुप 13 जाते हैं तो वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. आयनाइजेशन एंथैल्पी आइडियली शुड इंक्रीज, बट ग्रुप 2 में आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 रहता है एंड ग्रुप 13 इज NS2 NP1. वंस अगेन यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो S सबशेल फुल्ली फिल्ड है या S ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है. फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा. तो जो एक्सेप्शन तुम्हें 15-16 में दिखा वो यहाँ 2 और 13 में भी दिखेगा, दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स is greater than the ionization enthalpy of group 13 elements. So yeah, that's one more thing about physical properties. We also discussed about the inert pair effect. बढ़ते आगे with the next concept, something called disproportionation. अब disproportionation मतलब एक ही species एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में ऑक्सीडेशन भी अंडरगो करेगा एंड रिडक्शन भी अंडरगो करेगा. वन स्पीशीज इन अ सर्टेन सोल्यूशन विल अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन as well as reduction. It will give the oxidized product also, it will give the reduced product also. इसे कहते हैं disproportionation. So all oxidation states of nitrogen, फिलहाल सिर्फ नाइट्रोजन के बारे में कमेंट करता हूं, all oxidation states of nitrogen from +1 to +4, इनको अगर एसिडिक सोल्यूशन में डाला तो एसिडिक सोल्यूशन में ये सारे के सारे डिस्प्रपोर्शनेशन अंडरगो करेंगे. फॉर एग्जांपल HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड को अगर एक्वियस सोल्यूशन में डाला तो ये डिस्प्रपोर्शनेट होगा, गिविंग यू HNO3. HNO3 इज नाइट्रिक एसिड एंड यू गेट 2NO. 2NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड. H2O भी मिलता है, बट यू कैन से दैट H2O इज ओनली देयर to balance out the entire reaction. एक्चुअल डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे हुआ ये जानना है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखना स्टार्ट करो. O का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, सो टोटल चार्ज -4. H का +1, -4 + 1 इज -3. तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए N को होना पड़ेगा इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो नाइट्रस एसिड में N का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था. HNO3 में काउंट करोगे तो O का -2 इंटू 3 करेंगे तो -6, H का +1 तो टोटल आया -5. न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए N आएगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, NO में O का -2 तो N का आ जाएगा +2. यू कैन क्लियरली सी कि +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइज होके +5 में गया और यही स्पीशीज में +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस होके +2 में भी आया. सो दिस वेरी मॉलिक्यूल इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन टू गिव HNO3 एंड रिडक्शन टू गिव NO. इसी तरीके से जब एक मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन अंडरगो करेगा तो इसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं. ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन याद रखना है फॉर नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड का एसिडिक सोल्यूशन, अभी ये खुद एसिड है तो सोल्यूशन एसिडिक ही रहेगा. सो द पॉइंट इज नाइट्रस एसिड का सोल्यूशन अगर पानी में बना होगे तो नाइट्रस एसिड डिस्प्रपोर्शनेशन अंडरगो करेगा गिविंग यू नाइट्रिक एसिड एंड NO एंड द बैलेंस पार्ट विल बी H2O. सो या रिएक्शन याद रखना. फॉस्फोरस के भी जो एसिड्स है दे आल्सो टेंड टू अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन. फॉर एग्जांपल दिस इज फॉस्फोरस एसिड. फॉस्फोरस एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट का काउंटिंग शुरू करो. O3 में O को अगर -2 लिया तो टोटल नेगेटिव चार्ज -6, H का +1 सो टोटल पॉजिटिव चार्ज +3, -6 + 3 इज -3. सो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए फॉस्फोरस को होना पड़ेगा इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये डिस्प्रपोर्शनेशन अंडरगो करेगा गिविंग H3PO4 एंड PH3.
PH3 is called phosphine and H3PO4 is called phosphoric acid. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो O का -2, टोटल नेगेटिव चार्ज -8, H का +1, सो टोटल पॉजिटिव चार्ज +3, -8 + 3 इज -5, सो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए फॉस्फोरस का होना पड़ेगा इन द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर फॉस्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो H आएगा इन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, H का +1, सो टोटल आएगा +3 एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए फॉस्फोरस को होना पड़ेगा इन द -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। So this phosphorus acid, one molecule oxidizes to give phosphoric acid and one molecule reduces to give phosphine. When one molecule itself undergoes oxidation as well as reduction, that reaction is called disproportionation reaction. तो disproportionation phosphorus acid का भी होगा in an aqueous solution to give phosphoric acid and phosphine. So ये दो disproportionation reactions याद रखना है। बढ़ो आगे। नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंस 4 रहता है। इट मींस दैट नाइट्रोजन मैक्सिमम कैन फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स ओनली। दिस इज ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में सिर्फ 2 ऑर्बिट्स रहते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट में सिर्फ 2s एंड 2p के सबशेल्स रहेंगे, डी सबशेल नहीं रहता, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन इज इक्वल टू 4। अगर प्रॉपर बॉक्स डायग्राम लिख के दिखाऊं तो ऐसा रहेगा, 2s एंड 2p, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स। इनका अगर हाइब्रिडाइजेशन करवा दोगे और सबको बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज कर लोगे तो मैक्सिमम तुम्हारा 1, 2, 3 और 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल रहेगा। दैट इज व्हाई वी सेड नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंस मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट नाइट्रोजन कैन फॉर्म इज इक्वल टू 4। इसके आगे डी सबशेल नहीं है, होता तो उसके ऑर्बिटल्स भी यूज कर लेते बट नहीं है। So because of the unavailability of d orbitals, maximum covalence nitrogen का 4 है, and this is a fact that you see in the entire second period elements. second period, second रो में जितने भी elements हैं इनके पास d subshell का availability नहीं है, इन सबका maximum covalence 4 ही आएगा, and that is due to the unavailability of d orbitals। बढ़ो आगे। n ट्रिपल बॉन्ड n, ये ट्रिपल बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग रहता है, it is a very strong bond, N2 bond is very strong, so N2 अगर low temperatures रहेंगे तो N2 will be quite inert, even at room temperature it is quite inert, and थोड़ा अगर elevate भी कर दोगे temperatures anything less than 1000 Kelvin, nitrogen will be quite inert at even these temperatures। industrial process में in a very vague language ऐसा बोलते हैं कि 1000 Kelvin के अंडर कोई भी temperature है then it is low temperature and 1000 Kelvin के ऊपर high temperature। like I said, it's not a very hard and fast figure, but एक जनरल या थोड़ा एक एस्टिमेटेड बात करने के लिए इस फिगर को तुम यूज कर सकते हो। सो या एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर्स नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी क्वाइट इनर्ट बिकॉज द एन ट्रिपल बॉन्ड एन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब एन ट्रिपल बॉन्ड एन तो स्ट्रॉन्ग है बट एन एन का अगर सिंगल बॉन्ड कंपेयर करें, द सिंगल एन एन बॉन्ड इज वीकर देन द सिंगल पीपी बॉन्ड। ऐसा रहता है कि अगर बॉन्ड छोटा है, देखो नाइट्रोजन छोटा एटम है तो एन एन का जो बॉन्ड रहेगा वो एक सर्टेन साइज का रहेगा। फॉस्फोरस बड़ा एटम है तो फॉस्फोरस का जो पीपी का बॉन्ड रहेगा वो लंबा रहेगा। एटम्स जितने बड़े रहेंगे उनका बॉन्ड उतना ही बड़ा रहेगा, एंड बॉन्ड बड़ा रहता है तो वीक रहेगा बिकॉज एटम्स आर फार अवे फ्रॉम वन अनदर। बट नाइट्रोजन के केस में एटम्स नजदीक रहेंगे बिकॉज एटम्स छोटे हैं, एंड एटम्स छोटे हैं तो बॉन्ड भी छोटा रहेगा। सो दिस बॉन्ड आइडियली हैड टू बी अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, बट फैक्ट है कि एन का जो सिंगल बॉन्ड है ये वीकर है देन द पीपी सिंगल बॉन्ड। एंड इसका रीजन है कि एन में ये एन है, एन का सिंगल बॉन्ड बनाओगे तो एन के ऊपर एक लोन पेयर रहेगा दोनों नाइट्रोजन्स के ऊपर। ये नाइट्रोजन्स जितना नजदीक आते हैं उतना ही इन लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन बढ़ता है, एंड रिपल्शन बढ़ गया तो एटम्स अभी दूर पुश हो जाएंगे, एंड बिकॉज दे आर गेटिंग पुश्ड अवे द बॉन्ड इज बिकमिंग वीकर। So because of the high interelectronic repulsion in NN single bond, the single NN bond is weaker than the single PP bond. So ये fact याद रखना उसके reason के साथ। and बढ़ो आगे। नाइट्रोजन के बारे में एक comment ऐसा है कि देखो नाइट्रोजन का outer electronic configuration 2s2 2p3, it has 5 electrons in the outermost orbit, one might actually expect it to form 5 covalent bonds, but हमने पढ़ा कि maximum covalence 4 ही आएगा। Nitrogen does form compounds in the +5 oxidation state, where you can imagine that it is giving up all the 5 electrons.
So yes, nitrogen does form compounds in the +5 oxidation state, but it does not form 5 bonds. The maximum number of bonds it can form is only 4, but it can form compounds in the +5 oxidation state. Example HNO3. इसका oxidation state पहले भी calculate किया था हमने in the video only. O का -2 ले लोगे तो total -6, H का +1 ले लोगे तो -6 + 1 is -5. न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए N को होना पड़ेगा in the +5 oxidation state. So yeah, that's about the oxidation state of nitrogen. बढ़ो आगे with the hydrides of group 15. Group 15 के hydrides, these are NH3, PH3, ASH3, SBH3 and BiH3. All of them combined with 3 hydrogen atoms forming the corresponding hydrides. हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऐसा पढ़ा था कि हाइड्रोजन अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड करेगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा. इट विल डेवलप अ डेल्टा माइनस चार्ज एंड H विल डेवलप अ डेल्टा प्लस चार्ज. तो अगर मान लो ये X है और ये H है, इफ X डेवलप्स अ डेल्टा माइनस, H डेवलप्स अ डेल्टा प्लस एंड नेबरिंग कहीं पे XH आ गया विद अ डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, तो ये डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस आपस में अट्रैक्शन करेंगे, एक फिजिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एंड दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से पार्टिकल्स ज्यादा टाइटली हेल्ड रहेंगे और इस वजह से इन्हें मेल्ट करने या इन्हें बॉयल करने के लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा. बिकॉज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग में तुम पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग करते हो. सो बिकॉज द पार्टिकल्स आर टाइटली हेल्ड विद वन अनदर और मोर टाइटली हेल्ड बिकॉज ऑफ H बॉन्ड्स, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा. H बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तब रहेंगे जब चार्ज सेपरेशन ज्यादा रहेगा. चार्ज सेपरेशन ज्यादा तब रहेगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा रहेगा एंड दैट हैपेंस ओनली इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. सो फिलहाल नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्राइड बनेगा NH3 में H बॉन्डिंग आएगा एंड बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग इन NH3 द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ NH3 आर हायर देन दैट ऑफ PH3. ये भी कंपेयर करो, ये भी कंपेयर करो. सो NH3 में H बॉन्डिंग रहता है. अगर ग्राफिकली ड्रॉ कर ले तो जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट एंड लेट्स कॉल इट एटॉमिक नंबर ओवर हियर, एटॉमिक नंबर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय Z. मेल्टिंग पॉइंट NH3 का 195.2, PH3 का ड्रॉप हुआ, ASH3 का भी NH3 के कंपेयर में कम है. दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3 इज एंड 185. सो आखिरी वाला भी जो एलिमेंट आया उसका भी मेल्टिंग पॉइंट इस वाले से कम है. So NH3 has the highest melting point, followed by PH3. In case you are wondering why the boiling point increases, why the ये melting point है, why the melting point increases from PH3 to the next element which is ASH3, followed by the next element SBH3. ऐसा है that as you go down the group तुम्हारा मोलर मास बढ़ता है एंड मोलर मास के बढ़ने से इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस भी बढ़ते हैं एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ गए तो एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा टू सेपरेट द पार्टिकल्स. इसलिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों फ्रॉम PH3 to ASH3 to SBH3 आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द मोलर मास. NH3 का आइडियली कम होना चाहिए था बिकॉज मोलर मास कम है, बट लाइक आई सेड H बॉन्डिंग होने की वजह से NH3 का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं. इनफैक्ट ये इतने बढ़ते हैं कि बाकी एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स के कंपेयर में इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है. बॉइलिंग पॉइंट इनफैक्ट यहाँ पे चेक करोगे तो इसका एक्चुअली कम हो जाता है. सो अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ड्रॉ कर ले, सो इफ यू ड्रॉ द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर, NH3 का यहाँ पर, फिर PH3, PH3 के बाद ASH3 का अभी भी कम है, बट द नेक्स्ट एलिमेंट SBH3 का उससे बढ़ जाता है. BiH3 के लिए सिर्फ 2 वैल्यूज दिए हैं, सो यू कैन इग्नोर द कंपैरिजन ऑफ BiH3 इन द एंटायर सीक्वेंस. बस हम यहाँ SBH3 तक कंपेयर करेंगे एंड या दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. दिस इज NH3, उससे कम PH3, उससे ज्यादा ASH3, सबसे ज्यादा SBH3. सो या दैट्स द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15. बढ़ो आगे. बॉन्ड डिस्टेंस. अब एक और प्रॉपर्टी ऐसा है कि बॉन्ड साइज डिफरेंस, बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम अगर साइज डिफरेंस छोटा रहेगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनेंगे एंड साइज डिफरेंस अगर ज्यादा रहेगा तो वीक बॉन्ड रहेगा. हाइड्रोजन जो है वो काफी छोटा एटम है
सामने नाइट्रोजन बिलोंग्स टू द सेकेंड पीरियड। अगर सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जाओगे PH3 बनाने के लिए, तो H और P में साइज डिफरेंस बढ़ जाएगा। H और AS में भी साइज डिफरेंस और बढ़ जाएगा। H और SB में साइज डिफरेंस और बढ़ जाएगा। साइज डिफरेंस जितना बढ़ाते जाओगे बॉन्ड उतना वीक होते जाएगा। ऑल्सो अगर एक एटम इतना ही है और दूसरा एटम इतना है तो बॉन्ड का लेंथ इतना रहेगा। अगर सेकेंड एटम का साइज बढ़ा दोगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, बिकॉज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर एटम को और बड़ा कर दोगे तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और भी बढ़ जाएगा, सो बॉन्ड लेंथ और भी बढ़ेगा। अगर बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ हैज टू इंक्रीज, बिकॉज हाइड्रोजन तो उतना ही है बट द सेकेंड एटम इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर। सो बॉन्ड लेंथ बढ़ते गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ते गया, ऑल्सो साइज डिफरेंस बढ़ते गया। साइज डिफरेंस बढ़ते गया तो बॉन्ड्स केप्ट बिकमिंग वीकर एंड वीकर। सो डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट बॉन्ड डिस्टेंस एक तो हमने डिस्कस किया, डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस, एंड द बॉन्ड एंथैल्पी, तुम्हारा बॉन्ड जितना नीचे गए उतना वीक था, एंड बिकॉज द बॉन्ड्स आर वीकर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज आल्सो डिक्रीजिंग एज यू गो डाउन द ग्रुप। तो ये तुम्हारे हाइड्राइड्स का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर। देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर बॉटम ऑफ द टेबल में सबसे कम है तो इसका बॉन्ड तोड़ना सबसे आसान है। इट गिव्स आउट हाइड्रोजन मोस्ट इजिली, गिव्स H मोस्ट इजिली। अगर ये H को मोस्ट इजिली दे पाएगा तो इसका मतलब है कि ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इट इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज H को देना इज कॉल्ड रिड्यूसिंग। अगर कोई भी स्पीशीज H को एक्सेप्ट करेगा तो वो स्पीशीज रिड्यूस होगा। अगर ये H गिवर है तो ये सामने वाले को H देगा और सामने वाले को रिड्यूस करेगा, बिकॉज दिस एलिमेंट इज गिविंग अवे H मोस्ट इजिली। इट इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड it is also the most acidic. So you can also say that acidic character increases as you go down the group because H donation ability increases down the group, because the bonds with hydrogen are becoming weaker as you go down the group, because the size difference increases as you go down the group, and the bonds with H are becoming weaker and weaker. So ये थोड़ा comment था about acidic character and reducing character. You can also say thermal stability down the group. Thermal stability decreases down the group. Thermal stability decrease इसलिए हुआ because you required lesser energy to break the bonds with hydrogen. So stability कम है, bonds will be easily broken. So yeah, thermal stability decreases down the group for the hydrides of group 15 elements. Two more properties to discuss. The HEH bond angle. HEH bond angle का concept ऐसा है, जब नाइट्रोजन ने H के साथ बॉन्ड्स फॉर्म किए थे, इट वाज अंडरगोइंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये सब केमिकल बॉन्डिंग में एक बार हमने पढ़ा है। इन केस यू डू नॉट नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग आपको मिल जाएगा इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर्स प्लेलिस्ट। मतलब ये जो लेक्चर्स अभी हम ये जो वीडियो तुम देख रहे हो, ये वीडियो बिलोंग करता है टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर्स प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो फाइंड इट इन द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ अवर चैनल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर्स के प्लेलिस्ट में केमिकल बॉन्डिंग का भी लेक्चर मिल जाएगा। उसमें मैंने सारे हाइब्रिडाइजेशंस डिस्कस किए हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, मॉलिक्यूल का शेप क्या रहेगा, ये इन डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में डिस्कस किया है। सो चेक दैट आउट इन केस यू डू नॉट नो हाउ हाइब्रिडाइजेशन वर्क्स। या so nitrogen forms 3 bonds with hydrogen after going sp3 hybridization, and one electron pair is in one of the sp3 hybridized orbital. अगर phosphorus का देखेंगे तो pH3 के भी 3 bonds ऐसे ही बनने वाले हैं, एंड फॉस्फोरस में भी एक लोन पेयर आएगा, बट द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में, जो कि बने थे बाय द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सेकेंड ऑर्बिट। और फॉस्फोरस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर इन द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय द हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स इन द थर्ड ऑर्बिट। तो ये लोन पेयर एक बड़े ऑर्बिटल में रहेगा और ये लोन पेयर छोटे ऑर्बिटल में रहेगा। अगर ये लोन पेयर बड़े ऑर्बिटल में है तो ये जो रिपल्शन क्रिएट करेगा वो ज्यादा रहेगा, मोर रिपल्शन क्रिएटेड बाय
lone pair of electrons that are there in a bigger orbital compared to the same lone pair being in a smaller orbital. बड़े ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन ज्यादा क्रिएट करेंगे, यहां पर भी एक एच आएगा, एंड रिपल्शन अगर ज्यादा क्रिएट होगा तो ये पीएच के बॉन्ड्स और भी ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, एंड जो एचपीएच बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस हो जाएगा. तो एचपीएच बॉन्ड एंगल पीएच3 में कम रहेगा, एनएच3 में ज्यादा रहेगा, एंड और भी अगर लोअर एलिमेंट्स में जाओगे तो लोन पेयर बड़े बड़े ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेगा, रिपल्शन ज्यादा रहेगा, एंड जो बॉन्ड एंगल है एच एक्स एच वाला जो बॉन्ड एंगल है वो डाउन द ग्रुप रिड्यूस होते जाएगा. चेक द टेबल, इज दैट पैटर्न गिवन और नॉट. NH3 में तुम्हारा HEH बॉन्ड एंगल 107.8 डिग्रीज, whereas it reduces when you go to PH3, it reduces further in ASH3 and it reduces further in SBH3. So जो रीजन बोला वो याद रखना, एंड ऑब्जर्वेशन भी याद रखना. बॉन्ड एंगल के ऊपर पिछले कुछ पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं. सो पिछले पेपर्स मतलब पास्ट JEE मेंस एडवांस्ड एंड नीट पेपर्स, इसमें बॉन्ड एंगल को लेके एक ट्रेंड पूछते हैं. लाइक आई हैव मेंटेन्ड विद अदर टेबल्स आल्सो. आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज याद रखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, इनका जो कंपैरेटिव ऑर्डर है वो तुम्हें याद रखना है. दैट द HEH बॉन्ड एंगल विल बी मैक्सिमम इन NH3. PH3 में लोन पेयर बड़ा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा तो ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगा, बॉन्ड्स विल बी पुश्ड क्लोजर टू वन अनदर, इसलिए बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा. It reduces further in ASH3 and for the same reason it reduces further in SBH3. So yeah, that's the order of HEH bond angle. बढ़ो आगे. Enthalpy of formation is increasing down the group, indicating that the stability down the group is reducing. ये बात हमने already bond dissociation enthalpy में discuss कर लिया था, that the bond dissociation enthalpy is lower as you go down the group, because down the group size difference बढ़ता है, bonds are weaker, less energy is required to break the bond. So bond dissociation enthalpy decreases as you go down the group, and so thermal stability also decreases as you go down the group. तुम्हारा enthalpy of formation भी वही story बोलता है. As you go down the group, delta H is becoming more and more positive. Negative यहाँ पर ही था. It increases as you go from NH3 to PH3, increases further. In fact, यहाँ से तो सब positive में है. So delta H values become more and more positive as you go down the group, indicating that the stability of all the hydrides is lesser as you go down the group. Delta H जितना ज्यादा उतना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया सिस्टम ने, एंड सिस्टम का एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम. सो स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, एंड दैट्स व्हाट वी हैड ऑलरेडी कमेंटेड by looking at the bond dissociation enthalpy. So yeah, no different order here. The only takeaway is that the thermal stability decreases as you go down the group. The thermal stability of hydrides decreases as you go down the group in the group 15 elements. So yeah, that's it about hydrides. बढ़ो आगे. All the group 15 elements will form two types of oxides, E2O3 and E2O5. अगर E2O5 टाइप का ऑक्साइड बनाया, O का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, टोटल चार्ज -10, अभी -10 को न्यूट्रलाइज करना है तो इसका टोटल चार्ज +10, E2 था तो पर E तुम्हारा चार्ज आएगा +5. सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ गया. यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लो. O का चार्ज -2 इंटू 3 मतलब -6. न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए E2 का टोटल +6 चाहिए. अगर E2 का टोटल +6 आया तो पर E चार्ज आएगा +3. सो यहाँ पर E का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3, यहाँ पर E का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +5. E2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, E2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट कम. ये हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि जो ऑक्साइड्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेंगे उनका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा. ऐसा इसलिए बिकॉज एसिडिक कैरेक्टर इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैरेक्टर. एसिडिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैरेक्टर. These are called Lewis acids. Anything which accepts electrons are Lewis acids. Anything which gives electrons, they are Lewis bases. तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैरेक्टर मतलब Lewis acid. अगर प्लस का चार्ज ज्यादा रहेगा तो ये ज्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का ट्राई करेगा. अगर ज्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने का ट्राई करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा. इसलिए मैंने कहा ऑक्साइड्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट are going to have a more acidic character than oxides in the lower oxidation state. तो yes, ये वाला रूल याद रखना. And group 15 elements, they form two types of oxides, that is E2O3 and E2O5. Keep that in mind. Pentahalides are going to be more covalent than the trihalides. For example, अगर phosphorus देखेंगे तो ये दो टाइप के halides बनाता है. एक होता है PCl5
और एक होता है PCl3। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में -1 रहेगा, बट अगर क्लोरीन का -1 है एंड देयर आर 3 क्लोरीन एटम्स तो टोटल नेगेटिव चार्ज -3। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3। सिमिलरली यहां पर आ जाएगा +5। अब +5 जो है इसका इलेक्ट्रॉन पुल करने का एबिलिटी ज्यादा रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पुल करने का एबिलिटी ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पुल करने का एबिलिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन पुल करने का एबिलिटी मतलब हायर पोलराइजिंग पावर। क्लोरीन के साथ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये इन्हें पुल करके न्यूक्लियाई के बीच में लाने का ट्राई करेगा। अगर न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं then it imparts a higher covalent character to the bonds that are formed। तो जब भी तुम्हारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा कंपेयर टू +3, पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियाई के बीच में खींच के लाने का एबिलिटी ज्यादा रहेगा फॉर द हायर चार्ज। एंड इलेक्ट्रॉन्स बीच में रहेंगे तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। इन शॉर्ट द रूल इज पेंटाहेलाइड्स आर गोइंग टू बी मोर कोवैलेंट देन द ट्राइहेलाइड्स। एंड कभी भी कोई एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड फॉर्म करेगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो भी कंपाउंड फॉर्म किया जाएगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। बिकॉज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हैज अ हायर चार्ज, इट हैज अ हायर पोलराइजिंग पावर। इलेक्ट्रॉन्स को खींच के न्यूक्लियाई के बीच में लाया जाएगा एंड दैट विल इम्पार्ट अ हायर कोवैलेंट कैरेक्टर टू द कंपाउंड। सो ऑल एंड ऑल द थंब रूल इज whenever an element forms compounds in the higher oxidation states, the compounds formed by an element in the higher oxidation states will be more covalent than compounds that are formed in the lower oxidation states। बढ़ते आगे, we need to now study certain methods of preparation of nitrogen gas। ये सारे ही reactions कहीं ना कहीं past papers में पूछे गए हैं। So while they may seem very ordinary reactions, इन reactions को अच्छे से याद रखना because like I said, somewhere or the other नाइट्रोजन के प्रेपरेशन के रिएक्शंस काफी बार पूछे गए हैं। द फर्स्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड सोडियम नाइट्राइट NO3 is nitrate, NO2 is nitrite। So ammonium chloride and sodium nitrite will undergo a reaction। इससे एक तो NaCl तुम्हारा बाहर आएगा, यहां से N और N कंबाइन होकर N2 फॉर्म करके बाहर आता है एंड द बैलेंस इज H2O। तो ये 4H एंड OK2 दे विल कम आउट एज 2H2O। सो ये तुम्हारा नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन गैस के प्रेपरेशन का एक मेथड रहेगा। द सेकेंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन इज हीटिंग ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 है। अमोनियम डाइक्रोमेट विल बिकम NH4 ट्वाइस Cr2O7। हीटिंग करोगे तो यहां से नाइट्रोजन का गैस बाहर आएगा। द लेफ्ट ओवर बैलेंसिंग पार्ट्स आर Cr2O3 एंड 4H2O। सो अमोनियम डाइक्रोमेट का हीटिंग करके भी नाइट्रोजन गैस मिलता है, इसे याद रखना। बेरियम अजाइड एंड सोडियम अजाइड। अजाइड मतलब N3। N3 का जो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा रहता है। नाइट्रोजन टेंड्स टू फॉर्म 3 बॉन्ड्स विथ 1 लोन पेयर, बट इस केस में नाइट्रोजन अपना जो लोन पेयर है उसे भी डोनेट करेगा। वन ऑफ दीज बॉन्ड्स विल बी अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट यू कैन नॉट फाइंड आउट विच इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां पर N और N रहेंगे। मान लो पहले इनके पास H और H था, इस नाइट्रोजन ने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो यहां पर प्लस आएगा। इन दोनों नाइट्रोजन्स ने टोटल 3 बॉन्ड्स ही बनाए हैं। सो इन नाइट्रोजन्स के ऊपर एक एक लोन पेयर रहेगा। अगर हम H निकाल देंगे इन द फॉर्म ऑफ H प्लस तो एक लोन पेयर और बढ़ जाएगा एंड बोथ द नाइट्रोजन्स आर गोइंग टू एंड अप हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। ये तुम्हारा फाइनल स्ट्रक्चर हो जाएगा अजाइड का। सो अजाइड ओवरऑल ये तुम्हारा ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर आ गया अजाइड का। अजाइड को लिखा जाएगा एज N3 माइनस बिकॉज 2 माइनस एंड 1 प्लस, ओवरऑल चार्ज इज -1। सो N3 माइनस इस तरीके से लिखा जाता है अजाइड को। एंड यस दैट इज द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अजाइड। सो अगर हम बेरियम अजाइड के बारे में बात करें, द करेक्ट वे टू राइट इट वुड बी BaN3 ट्वाइस। इसका अगर हीटिंग करोगे तो बेरियम मेटेलिक फॉर्म में बनेगा एंड N विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस। सिमिलरली सोडियम अजाइड का भी हीटिंग करोगे तो सोडियम मेटल बनेगा एंड N विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस। हीटिंग ऑफ बेरियम एंड सोडियम अजाइड इज द थर्ड मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस। रिएक्शन को एज इट इज याद रखना। ये तुम्हारा अजाइड का ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, इसे भी याद रखना। एंड बढ़ो आगे विथ रीडिंग द फोर्थ मेथड। अगर NH4NO2 मतलब अमोनियम नाइट्राइट का हीटिंग करोगे, अमोनियम नाइट्राइट का हीटिंग करके N2 यहां से बाहर आता है
एंड H4O2 इसका बैलेंसिंग किया जाएगा बाय 2H2O. सो दीज आर 4 मेथड्स बाय विच यू कैन ऑब्टेन डाइनाइट्रोजन गैस. सारे ही रिएक्शंस याद रखना. लाइक आई सेड, आई रिकलेक्ट कि जो पास्ट ईयर पेपर्स है इनमें इन चारों रिएक्शंस के बारे में फर्स्ट का ज्यादा पूछा नहीं है, बट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रिएक्शंस आर आस्क्ड क्वाइट अ फ्यू टाइम्स. सो यस, रिमेंबर ऑल दीज रिएक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस. एंड बढ़ो आगे. हेबर प्रोसेस, इसके बारे में काफी बार आप सिलेबस में पढ़ चुके हो. इट इज द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. इसमें आयन को यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट. कौन सा प्रोसेस किस कंपाउंड को बनाने के लिए यूज होगा और उसका कैटलिस्ट क्या रहेगा, इसका नॉलेज तुम्हें होना चाहिए. काफी बार मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं जहां पर तुम्हें प्रोसेस को मैच करना रहता है ईदर विद द कैटलिस्ट और द मेन कंपाउंड. अब मेन कंपाउंड याद है तो रिएक्टेंट्स भी याद रखने ही है. So yes, Haber process is a method, is a process to make nitrogen and hydrogen react with one another in the presence of iron as a catalyst, forming ammonia. इसका डेल्टा H एंथैल्पी चेंज इज -46.1 किलोजूल पर मोल. फिगर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा याद रखो डेल्टा H नेगेटिव है. अगर डेल्टा H नेगेटिव आया मतलब हीट लिबरेट होगा. रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो प्लस हीट तुम यहां पर लिखोगे. अब केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में हमने पढ़ा था लीच इटालिया प्रिंसिपल क्या है. इन केस यू डू नॉट नो ऑल दीज थिंग्स, फिजिकल केमिस्ट्री लेक्चर्स का प्लेलिस्ट, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. यू कैन ऑल्सो फाइंड इट इन द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ अवर चैनल. इस प्लेलिस्ट में केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर मिलेगा. केमिकल इक्विलिब्रियम में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लीच इटालिया प्रिंसिपल. लीच इटालिया प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हमें NH3 का यील्ड मैक्सिमाइज करना है तो ये जो हीट है इसका रिमूवल करना पड़ेगा. अगर हीट निकालोगे तो टेम्परेचर कम होगा. सो ऑप्टिमम कंडीशंस टू ऑब्टेन अ गुड यील्ड ऑफ NH3 इज लो टेम्परेचर. प्रेशर के बारे में कमेंट करें तो प्रेशर अगर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम कम होगा. नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स उतने ही है बट वॉल्यूम कम हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा. रिएक्शन ट्राइज टू रिड्यूस N, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर गैसियस मोल्स कम होते हैं. सो प्रेशर बढ़ाने से यहां पर गैसियस मोल्स रिएक्टेंट में 4 है और प्रोडक्ट के साइड पे 2 है. तो अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे वॉल्यूम कम होगा, N/V बढ़ जाएगा. रिएक्शन N को कम करने का ट्राई करेगा एंड नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा. इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो NH3 का यील्ड बढ़ जाएगा. NH3 का यील्ड बढ़ा कैसे? प्रेशर बढ़ा के. सो ऑप्टिमम कंडीशंस टू ऑब्टेन अ गुड यील्ड ऑफ NH3 आर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. अब लो टेम्परेचर मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस या -10 -20. इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले मैंने कहा एज अ रफ लैंग्वेज यू कैन से दैट एनीथिंग लेस देन 1000 केल्विन इज लो टेम्परेचर. सो यू नीड अ हाई टेम्परेचर ओनली, but anything less than 1000 Kelvin is called a low temperature. So that is the reason we say optimum conditions are high pressure and low temperature. इनके जो भी प्रेशर टेम्परेचर के एग्जैक्ट वैल्यूज है ये आपको मिल जाएंगे NCERT में. So yes, I am sure you are going to read the chapter from NCERT after watching the video. So when you read the NCERT, आपको प्रेशर एंड टेम्परेचर के एग्जैक्ट वैल्यूज जो है वो वहां पर मिल जाएंगे. बट वंस अगेन आपको एग्जैक्ट वैल्यूज याद रखने का रिक्वायरमेंट नहीं है. Just keep in mind what are the optimum conditions to obtain a good yield of NH3. They are high pressure and low temperature. These conditions are explained with the help of Leach-Italia principle, जो तुम्हें chemical equilibrium में सीखने मिल जाएगा. And you can find that lecture in the physical chemistry lectures playlist. Link description में भी मिलेगा and playlist section of the channel में भी physical chemistry lectures का playlist मिल जाएगा. बढ़ो आगे. Cu2+ ions को अगर अमोनिया के सोल्यूशन में डाला, Cu2+ ions have the ability of forming a complex that is CuNH3,4. ये अमोनिया और कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है जिसपे +2 का चार्ज है, इसका कलर डीप ब्लू रहता है. एज अ फैक्ट याद रखना that copper forms a complex with 4 molecules of ammonia. The complex is CuNH3,4 2+ and this complex has a deep blue color. Similarly AgCl का भी एबिलिटी होता है NH3 के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने का. AgCl को पानी में डालोगे तो डिसोसिएट होगा एज Ag+ and Cl-. So Ag+ can form a complex with 2 molecules of ammonia. Copper forms a complex with 4 ammonia molecules. Silver forms a complex with 2 ammonia molecules. The complex is AgNH3 twice +1.
एंड ये प्लस चार्ज का कॉम्प्लेक्स will be surrounded by Cl minus. So Ag forms a complex with 2 ammonia molecules. Copper forms a complex with 4 ammonia molecules. Copper complex का कलर डीप ब्लू रहेगा एंड जो कॉम्प्लेक्स Ag ने बनाया वो ऐसा दिखेगा. इसका कोई कलर वगैरह नहीं है, बस कॉम्प्लेक्स 2 अमोनिया के साथ फॉर्म होगा बाय सिल्वर एंड 4 अमोनिया के साथ फॉर्म होगा बाय कॉपर. इसे एज अ फैक्ट याद रखना. बढ़ो अभी आगे. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. इसके ऊपर दो पूरे टेबल्स दिए गए हैं इन NCERT. इनमें तुम्हें क्या क्या याद रखना है वो भी मैंने लिख के रखा है. देयर आर डिफरेंट ऑक्साइड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन. सबका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखना है. तुम्हें याद रखना है सबके मेथड ऑफ प्रेपरेशन क्या है. इनके अपीयरेंस के बारे में भी बोला है, बट अपीयरेंस हर एक का याद रखने की जरूरत नहीं है. इतना ज्यादा अपीयरेंस के बारे में पूछा नहीं है, बट स्पेसिफिक कुछ गैसेस का अपीयरेंस अगर याद रख लोगे तो बेटर. इन कुछ गैसेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे भी है. सो यस, यू नीड टू रिमेंबर देयर अपीयरेंस. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट से तुम प्रेडिक्ट कर पाओगे कि नेचर एसिडिक रहेगा या न्यूट्रल रहेगा. सो या टेक द फर्स्ट ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O. N2O का स्ट्रक्चर पहले तो N ट्रिपल बॉन्ड N बना लो. हर नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर रहेगा, एक ऑक्सीजन आएगा. इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बट ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं करेगा. नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जाएगा. कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स आए, दे हैव कम फ्रॉम दिस नाइट्रोजन ओनली. सो दिस इज अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. दिस नाइट्रोजन डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज, दिस डेवलप्स अ नेगेटिव चार्ज, और ये तुम्हारा ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बन गया ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड दैट इज N2O. N2O को बनाने का मेथड इज हीटिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट. थोड़ा याद करो, नाइट्रोजन के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में अमोनियम नाइट्राइट को हीट किया था. अमोनियम नाइट्राइट को हीट करोगे तो N2 मिलेगा, बट अमोनियम नाइट्रेट को हीट करोगे, NH4NO3 को हीट करोगे तो N2O मिलेगा, N2O मिलेगा, एंड द लेफ्ट ओवर बैलेंसिंग इज डन बाय वाटर. सो ये तुम्हारा मेथड ऑफ प्रेपरेशन हो गया ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड. जो सिमिलर वाला रिएक्शन है वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है. अगर अमोनियम नाइट्राइट का हीटिंग करोगे तो N2 आएगा, अमोनियम नाइट्रेट का हीटिंग करोगे तो N2O मिलेगा. N2O में N का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, O को अगर -2 ले लिया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए N2 का टोटल +2 होना चाहिए. अगर N का ऑक्सीडेशन स्टेट X है, सो 2X विल बी +2, X विल बी +1. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन आएगा +1. हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कंपाउंड्स न्यूट्रल रहेंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एसिडिक रहेंगे. एक्चुअली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में बेसिक भी रहता है, बट नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड बेसिक नहीं रहेगा, या तो न्यूट्रल रहेगा या तो एसिडिक रहेगा. सो एसिडिक इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, न्यूट्रल इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. ये सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया. सो ये तुम्हारा ऑक्साइड न्यूट्रल रहेगा. The second oxide of nitrogen is nitrogen monoxide और नाइट्रिक ऑक्साइड NO. NO का जो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर है वो ऐसा रहेगा, N डबल बॉन्ड O. O के ऊपर 2 लोन पेयर्स रहेंगे. O का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो चुका है, बट N का ऑक्टेट फिनिश नहीं हुआ है. N के ऊपर एक लोन पेयर भी रहेगा और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, बिकॉज देयर इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एंड ऑक्टेट इज ऑल्सो इनकम्प्लीट. तुम्हारा ऑक्टेट रूल इसका स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता. NO का स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, एंड या दैट्स द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका नेचर पैरामैग्नेटिक रहेगा. NO को बनाने का रिएक्शन यहां पर है, NaNO2, सोडियम नाइट्राइट, नॉट नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट is made to react with acidic ferrous sulfate. Acidic ferrous sulfate सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करेगा, that will oxidize Fe. Fe यहाँ पर +2 में है, it will get oxidized to +3. it forms Fe2SO4 thrice. सोडियम का अपना बाइसल्फेट का सॉल्ट बनता है, so सोडियम बाइसल्फेट is formed, H2O liberate होगा, and you get the formation of nitric oxide NO. So this is the reaction for preparation of nitrogen monoxide. Oxidation state of nitrogen, O का -2, nitrogen का +2, and once again it is a lower oxidation state, so compound का nature neutral आएगा. So that's the discussion about nitrogen monoxide. बढ़ो आगे, nitrogen dioxide, sorry उसके पहले dinitrogen trioxide N2O3. N2O3 में you have N bond. इस N का अभी 3 बॉन्ड बनाना बाकी है. So this N, let us say it forms a double bond with oxygen. N के ऊपर एक लोन पेयर बाकी रहेगा.
This N forms a double bond with oxygen, but it also donates that lone pair to another oxygen atom and forms a coordinate bond with the other oxygen atom. N पर एक प्लस आएगा और इसके ऊपर एक माइनस आएगा, एंड दैट्स द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3. बनाने का जो रिएक्शन है, N2O3 बनाने का रिएक्शन, NO is made to react with N2O4. NO is nitric oxide. N2O4 is the oxide we are discussing here, dinitrogen tetroxide. So dinitrogen tetroxide and nitric oxide is made to react. They form dinitrogen trioxide N2O3, जिसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने ड्रॉ किया. ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए O को -2 ले लो तो टोटल आ गया -6. दो नाइट्रोजन्स का न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए +6 होना चाहिए. So if 2 is equal to +6, one of them will be +3. Oxidation state +3, and +3 onwards all the oxides are going to be acidic in nature. बढ़ो आगे. Okay, one more thing. यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं रहेगा. पैरामैग्नेटिक वही रहेंगे जिनके ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस रहेगा. यस, डाइनाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी नॉट डाइनाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज NO2. NO2 का अपीयरेंस याद रखना. एवरी टाइम द क्वेश्चन टेल्स यू इट इज अ ब्राउन गैस, ब्राउन गैस का मतलब NO2 ही रहता है. सो यस, NO2 इज अ ब्राउन गैस, एंड NO2 का जो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर है वो ऐसा रहेगा. N डबल बॉन्ड O पर 2 लोन पेयर. N अपना लोन पेयर दूसरे ऑक्सीजन को डोनेट करेगा. दिस डेवलप्स अ प्लस, O डेवलप्स अ माइनस चार्ज. N के ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन बाकी रहेगा, and yeah, that's how the structure of NO2 looks like. Once again odd electron का presence आया, so the species will be paramagnetic in nature. ऑक्टेट रूल इसका भी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. इनकम्प्लीट इसलिए बिकॉज नाइट्रोजन हैज 2 + 2 6 and 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, whereas ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट रहता है. So yeah, the octet rule cannot explain the stability of NO2. N पे एक odd electron रहेगा, so even this species is paramagnetic in nature. NO2 बनाने का मेथड, अगर लेड नाइट्रेट का हीटिंग करेंगे तो इससे हमें लेड ऑक्साइड मिलेगा. फर्दर NO2 लिबरेट होगा एंड O2 भी लिबरेट होगा. जो ग्रुप 2 एलिमेंट के नाइट्रेट्स थे, ग्रुप 2 एलिमेंट्स के नाइट्रेट्स का हीटिंग भी सिमिलर रिएक्शन शो करता है. इवन ग्रुप 2 एलिमेंट्स के नाइट्रेट्स को हीट करके NO2 का गैस हमें मिलता है. Similar reaction is shown by lead also. Lead nitrate का heating करके हमें lead oxide मिलता है. We get NO2 gas and we get O2. So NO2 बनाने का method is this particular reaction. N का oxidation state, O का -2 लेंगे, so total negative charge -4. N को होना पड़ेगा in the +4 oxidation state for a neutral molecule. So N का oxidation state आएगा +4. Anything above +2 is acidic. तो ये ऑक्साइड का नेचर भी एसिडिक ही रहेगा. यहां नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में एक ऑड इलेक्ट्रॉन है. अगर दो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पार्टिकल्स कंबाइन हो जाएंगे तो इससे तुम्हारा डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड बनेगा. सो 2NO2 अगर कूलिंग करेंगे तो ये कंबाइन हो जाएंगे एंड कंबाइन होके दे विल फॉर्म N2O4. अगर N2O4 का हीटिंग करेंगे तो ये डिकम्पोज होके वापस NO2 बना देगा. द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस. N डबल बॉन्ड O, दिस इज द वेरी मॉलिक्यूल. सिंगल बॉन्ड O, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस. ऑड इलेक्ट्रॉन था ना, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा विद अदर नाइट्रोजन. ये भी अपना एक डबल बॉन्ड O फॉर्म करेगा और एक लोन पेयर बचा था वो ऑक्सीजन को डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा. तो O पर आएगा माइनस, N पर आएगा प्लस, एंड यस दैट्स द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2O4. ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करो. O का -2, सो टोटल नेगेटिव चार्ज -8. न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए N2 का टोटल +8. अगर 2N का टोटल +8 आया तो एक N का आएगा +4, एंड इवन दिस इज गोइंग टू बी एसिडिक इन नेचर. All oxidation states of nitrogen over +2 are going to be acidic. 1 and 2 are neutral. 3, 4, 5 are all acidic. So yeah, that is about dinitrogen tetroxide. एक और ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड. जो तुमने डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड बनाया, सेम स्ट्रक्चर, NN के बीच में एक ऑक्सीजन एटम बिठा देना है. सो N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, इट्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. यहां पर माइनस, यहां पर प्लस. एक और N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, O पर 3 लोन पे, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन. इनके बीच में एक ऑक्सीजन का एटम आ जाएगा.
सो ये तुम्हारा ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बन गया N2O5 का। ऑफ कोर्स बाकी ऑक्सीजन पे भी तुम्हारे दो लोन पेयर्स रहने ही वाले हैं, यहां पर भी रहेगा, यहां पर भी रहेगा। एंड पिछले स्ट्रक्चर्स में भी अगर मैंने ड्रॉ नहीं किया था तो यहां पर भी दो दो लोन पेयर रहने ही वाले हैं। सिमिलरली यहां पर भी रहेंगे। सो या ड्रॉ दोज लोन पेयर्स टू कंप्लीट द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स। एंड यहां पर भी मैंने बता दिया ये तुम्हारा ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर रहेगा N2O5 का। प्रेपरेशन मेथड इज HNO3 नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कराना है विद फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, P4O10 इज कॉल्ड फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। इनके रिएक्शन से तुम्हें मिलेगा HPO3 दैट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड एक ट्राइमर बना के एग्जिस्ट करेगा। आई एम नॉट ड्रॉइंग द ट्राइमर, आई विल जस्ट शो यू हाउ द बॉन्डिंग लुक्स लाइक। सो इट इज P डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH। हर O के ऊपर एक एक दो लोन पेयर्स रहेंगे। एंड P के 5 बॉन्ड्स बन चुके हैं तो P के ऊपर और कोई लोन पेयर रहेगा नहीं। ये तुम्हारा मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 का स्ट्रक्चर। एंड जो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज N2O5। तो ये तुम्हारा N2O5 बनाने का रिएक्शन। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, O को ले लिया -2, टोटल आएगा -10। न्यूट्रल के लिए N का टोटल +10, 2 N का टोटल +10 आया तो 1 N का +5 आएगा। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन +5 एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ये ऑक्साइड का जो नेचर रहेगा दैट विल बी एसिडिक। So yes, this is about the discussion about this is all about the discussion on 6 oxides of nitrogen. Like I said, in सबका Lewis dot structure याद रखना है, preparation method याद रखना है, oxidation क्या रहेगा and corresponding तुम्हारा ऑक्साइड का नेचर क्या रहेगा ये याद रखना है। इस सेक्शन से काफी क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में पूछे हैं। सो या दैट्स इट विद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। एंड बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। द फर्स्ट इज हाइपोनाइट्रस एसिड। इसका ल्यूइस स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, N का एक बॉन्ड OH के साथ बनेगा, ऑक्सीजन ने अपने दो बॉन्ड्स बना लिए तो O के ऊपर दो लोन पेयर आएगा। यू हैव अनदर NOH, सो वंस अगेन देयर आर टू लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन। N ने एक बॉन्ड फॉर्म किया, इट हैज टू फॉर्म टू मोर बॉन्ड्स, तो डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा दोनों नाइट्रोजन्स के बीच में। एंड दोनों नाइट्रोजन्स पर एक एक लोन पेयर बाकी रहेगा। तो ये तुम्हारा ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बन गया ऑफ हाइपोनाइट्रस एसिड। बढ़ो आगे। नाइट्रस एसिड HNO2, इसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर N का एक सिंगल बॉन्ड बनेगा OH के साथ, सो देयर आर टू लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन। एंड एक डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ, देयर आर टू लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन अगेन। एंड बिकॉज N इज फॉर्मिंग ओनली 3 बॉन्ड्स, N के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 का अगर शेयरिंग कर लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ 1 लोन पेयर। एंड नाइट्रिक एसिड के लिए सेम स्ट्रक्चर एक बार रिपीट करो। सो यू हैव OH followed by N followed by double bond O and 2 lone pairs on oxygen. एक ऑक्सीजन आएगा with 3 lone pairs because it has 6 electrons in the outermost orbit and nitrogen अपने lone pair को डोनेट करेगा। It will form a coordinate covalent bond. N के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, O के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा and that is the final Lewis dot structure of nitric acid. तो ये 3 ऑक्सो एसिड्स है नाइट्रोजन के, इनके नाम, फॉर्मूला एंड ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स याद रखना। बढ़ो आगे। HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाने का जो प्रोसेस है इसे कहते हैं ऑसवेल्स प्रोसेस। वंस अगेन JEE मेंस एडवांस्ड एंड नीट इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि एक सर्टेन प्रोसेस किस केमिकल को बनाने के लिए यूज होता है, इस प्रोसेस का कैटलिस्ट क्या रहेगा। तो ये कुछ चीजें प्रोसेसेस को लेके तुम्हें याद रखनी रहती है। सो यस, HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाने का प्रोसेस का नाम इज ऑसवेल्ड प्रोसेस। इस प्रोसेस में अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ प्लैटिनम रोडियम गेज कैटलिस्ट एट अ टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन एंड 9 बार प्रेशर। आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर प्रेशर के वैल्यूज याद रखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यू नीड टू रिमेंबर द कैटलिस्ट। प्लैटिनम रोडियम गेज कैटलिस्ट अमोनिया को ऑक्सीडाइज करेगा, इट गिव्स यू नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाएगा टू ऑब्टेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिएक्शन विद वाटर गिव्स नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तो ये पूरा सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस याद रखना। दीज आर द रिएक्शंस इन ऑसवेल्स प्रोसेस व्हिच इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। जो नाइट्रिक एसिड ऑसवेल प्रोसेस से मिलता है, it can be concentrated to 68% by mass of solution। 68% by mass of solution मतलब 68 grams
HNO3 रहेगा इन 100 ग्राम सोल्यूशन, मतलब जो रिमेनिंग 32 ग्राम है वो वाटर रहेगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन अटेन हो सकता है बाय डिस्टिलेशन, और इसे अगर और कॉन्सेंट्रेट करना है अप टू 98%, then that can be achieved by dehydration with concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4 is a dehydrating agent. It helps in the removal of water. तो जो तुम्हारे पास 32 ग्राम्स वाटर भी था उसमें से भी काफी कुछ रिमूव करने के लिए H2SO4 का यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन अटेन अ फर्दर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 98% बायोमास ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो यस, ये थोड़ा नाइट्रिक एसिड का डिस्कशन, ऑसवाल्ड प्रोसेस नाम याद रखना, एंड कैटलिस्ट याद रखना, प्लैटिनम रोडियम गेज कैटलिस्ट। रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस आल्सो, एंड बढ़ते हैं आगे। Now this is also a set of reactions that are frequently asked. Once again, they look like very common reactions, but for some reason ये इतने important है कि past papers में काफी बार पूछे हैं. So yes, copper and zinc both have the ability of reacting with nitric acid. अगर concentrated nitric acid के साथ इन metals का reaction करोगे तो एक तो तुम्हें करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट मिलने वाला है, कॉपर नाइट्रेट एंड जिंक नाइट्रेट। वैसे डाइल्यूट HNO3 के साथ भी रिएक्शन करोगे तो तुम्हें कॉपर नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट मिलने ही वाला है। बेसिकली यू गेट द नाइट्रेट सॉल्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेटल्स। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करोगे तो नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड मिलेगा वो NO2 मिलेगा दोनों केसेस में। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, दैट व्हेन यू रिएक्ट कॉपर एंड जिंक with concentrated nitric acid, you get the corresponding nitrates and you get nitrogen dioxide. Concentrated वाले में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही मिलेगा। अब डिफरेंस आएगा डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन में। डाइल्यूट HNO3 के साथ कॉपर एंड जिंक ये दोनों अपना नाइट्रेट तो फॉर्म करने ही वाले हैं, बट द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यू गेट विथ डाइल्यूट HNO3 एंड कॉपर इज nitrogen monoxide or nitric oxide, and the oxide of nitrogen you get on reaction of zinc with dilute HNO3, that is N2O. So ये भी याद रखना, N2O is dinitrogen monoxide। dilute HNO3 के साथ अगर कॉपर रिएक्ट करेगा तो जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिला दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड NO, एंड डाइल्यूट HNO3 के साथ जब जिंक रिएक्ट करेगा तो जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मिलेगा दैट इज डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड। ये नाइट्रोजन के कौन से ऑक्साइड्स मिले, ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। अदरवाइज बैलेंसिंग एंड ऑल अभी याद नहीं रखोगे तो चलेगा। ऑल यू नीड टू सी इज कॉपर का रिएक्शन विद डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉपर का नाइट्रेट तो देने ही वाला है। जिंक का भी रिएक्शन विद डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विल गिव द जिंक नाइट्रेट। बस नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड मिलेगा ये याद रखना। वंस अगेन विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, both of them are going to give nitrogen dioxide NO2. With dilute HNO3 copper is going to give nitric oxide, that is NO, and with dilute HNO3 zinc is going to give dinitrogen oxide, that is N2O. Chromium and aluminium, मतलब बढ़ते आगे, this was the reaction of copper and zinc with nitric acid. Now this is a separate fact. Chromium and aluminium ये एक ऑक्साइड फिल्म का फॉर्मेशन करते हैं ऑन द सरफेस, एंड बिकॉज ऑफ ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन ऑन द सरफेस HNO3 के साथ कोई रिएक्शन हो नहीं पाता। ये जो क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम का ऑक्साइड फिल्म बनता है वो HNO3 को अंदर पेनिट्रेट होने से रोकता है, तो जो अंदर का मेटल रहेगा वो अनरिएक्टेड रहेगा। एंड यस, HNO3 के साथ अगर मान लो प्योर मेटल है तो प्योर मेटल HNO3 के साथ ऑक्साइड फॉर्म करेगा, बट वो ऑक्साइड फिल्म एक बार फॉर्म हो गया तो और HNO3 उसको पास करके मेटल के इंटीरियर में जा नहीं पाएगा। So yeah, chromium and aluminium, once the oxide film is formed on the surface, there will be no reaction with dilute HNO3 because HNO3 cannot pass through the oxide film of chromium and aluminium into the interior of the metal. बढ़ो आगे। HNO3 किस स्पीशीज को किस में ऑक्सीडाइज करेगा ये तुम्हें याद रखना है। पिछले ग्रुप्स में, पिछले चैप्टर्स में और आने वाले चैप्टर्स में भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि कौन सा केमिकल किन केमिकल्स को किस में ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करता है। तो यहां पर तुम्हें याद रखना होगा HNO3 किन एलिमेंट्स को, मतलब 4 ही एलिमेंट्स है या 4 ही स्पीशीज है, किस स्पीशीज को किस में ऑक्सीडाइज करेगा ये तुम्हें याद रखना रहेगा रिगार्डिंग HNO3। HNO3 में N का ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट कर लेना, ये +5 है। N का ऑक्सीडेशन स्टेट इससे ज्यादा तो जा नहीं पाएगा, तो यहां से N को अगर होना रहेगा तो N रिड्यूस ही होगा। अगर HNO3 में N रिडक्शन अंडरगो करेगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। सबसे पहले देख लो, आयोडीन I2 ऑक्सीडाइज होगा टू आयोडिक एसिड,
HiO3 is called iodic acid, and in case you do not know how is this called oxidation, I2 का oxidation state 0 और यहाँ पर I का oxidation state O का -2 H का +1, so -6 + 1 is -5, I का oxidation state आ गया +5, so 0 से +5 जाना, oxidation state बढ़ गया मतलब oxidize हुआ, so HNO3 oxidizes iodine to iodic acid, it oxidizes carbon to carbon dioxide, oxidation state देख लेना, कार्बन इज अ प्योर एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीजन का -2 लेंगे तो कार्बन का +4 आएगा, तो 0 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा, इट मींस कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड बाय नाइट्रिक एसिड। बढ़ो आगे, एसिड इज सल्फर, अगेन सल्फर अगर प्योर मॉलिक्यूल है, मतलब प्योर मॉलिक्यूल मतलब प्योर एलिमेंट है, एलिमेंटल फॉर्म में एस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फ्यूरिक एसिड बाय नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा टू सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें एस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया, O को -2 और H को +1 ले लेना, टोटल करके S का ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें मिलना चाहिए +6, सो वंस अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा, इसलिए हमने कहा सल्फर विल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फ्यूरिक एसिड बाय रिएक्टिंग विद नाइट्रिक एसिड, सिमिलरली फॉस्फोरस विल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉस्फोरिक एसिड, यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेना, P4 इज द प्योर एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा, और यहां पर P का ऑक्सीडेशन स्टेट O को -2 H को +1 लिया, तो P का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेना, यू शुड गेट इट एज +5, सो या in all these cases oxidation state of the pure element is increasing, which means it is getting oxidized, so HNO3 will oxidize once again iodine to iodic acid, carbon to carbon dioxide, sulfur to sulfuric acid and phosphorus to phosphoric acid, इस पूरे प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड खुद रिड्यूस हो जाएगा एंड खुद रिड्यूस हो जाएगा टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये रिडक्शन इसलिए हुआ बिकॉज नाइट्रोजन का O का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 लोगे तो नाइट्रोजन का सब टोटल करके +4 आएगा, सो HNO3 में N was in +5 and it has gone from +5 to +4 indicating that there is a reduction of HNO3, so yes याद रखना HNO3 किस स्पीशीज को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, एंड साथ में HNO3 अगर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। बढ़ते हैं आगे, there is something called brown ring test, it is used for identification of NO3 minus ions, so मान लो तुमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया और टेस्ट ट्यूब में एक अननोन कंपाउंड है, लेट अस से अननोन कंपाउंड इज अ नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ सम कैटायन, तो नाइट्रेट का कोई तो सॉल्ट तुमने पानी में डिसॉल्व करके रखा है, सो दिस पार्ट कंटेन्स NO3 माइनस आयंस, अब NO3 माइनस आयंस का एबिलिटी कुछ ऐसा है, अगर तुम Fe+2 लोगे तो Fe+2 का एबिलिटी है कि वो नाइट्रेट को रिड्यूस कर देगा टू नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड इज NO, Fe2+ का एबिलिटी रहता है कि वो NO3- को NO में रिड्यूस कर सकता है, अगर NO3- का रिडक्शन होगा तो सामने Fe2+ को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, सेटअप कुछ ऐसा रहता है कि अगर ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें एक्वियस सोल्यूशन में NO3- का एक सॉल्ट मतलब नाइट्रेट डिसॉल्व्ड है, तो NO3- आयंस यहां पर प्रेजेंट है, व्हाट वी ऐड इज वी ऐड FeSO4, FeSO4 acts like a source of Fe2+ ions, and then from the corners of the test tube we had concentrated H2SO4, so all in all अगर reactions लिखेंगे तो तुम्हारा NO3- which is already present in the solution, it reacts with Fe2+, Fe2+ आया कहां से था, हमने FeSO4 डाला उसमें से, and 4H+, ये H+ आता है when we were putting concentrated H2SO4 from the sides of the test tube, तो ये सारा रिएक्शन होके NO3- ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सॉरी NO3- रिड्यूस हो जाएगा टू नाइट्रिक ऑक्साइड, रिडक्शन इसलिए बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो, O का -2 तो टोटल आएगा -6, -1 होने के लिए N हैज टू बी +5, सो N यहां पर +5, O का -2 लोगे तो N यहां पर +2, तो NO3 का रिडक्शन कर दिया बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ, सो NO3- इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू NO, Fe2+ ऑक्सीडाइज हो गया टू Fe3+ एंड रिमेनिंग बैलेंसिंग हो गया वाटर के साथ, सो यस जो NO का फॉर्मेशन आया, अब तुमने जो FeSO4 डाला था वो एक्वियस सोल्यूशन में एक हाइड्रेट फॉर्म करेगा, सो Fe विल फॉर्म अ हाइड्रेट ऑफ द टाइप FeH2O6, ये तुम्हारा Fe2+ का हाइड्रेट रहेगा, Fe2+ from FeSO4 will form in water and that Fe2+ will form a hydrate of this type,
थोड़ा Fe2+ यहां पर रिएक्ट हो चुका था, बचा हुआ Fe2+ हाइड्रेट फॉर्म कर रहा था। ये जो NO बना, ये NO H2O के एक ग्रुप को रिप्लेस करेगा। सो यहां पर NO आएगा कनेक्टेड विद Fe ओनली एंड H2O रहेगा। यहां पर भी तुम्हारा चार्ज +2 ही रहेगा। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स हैज अ ब्राउन कलर, तो ये ब्राउन कलर का फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि NO3- तुम्हारा प्रेजेंट है। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, ये सरफेस पे एक ब्राउन रिंग फॉर्म करेगा एंड बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रिंग, हम इसे ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं। So all in all, I'll sum it up again. Brown ring test is used for the identification of NO3- ions. ये टेस्ट इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि NO3- आयंस नाइट्रेट्स जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड में रिडक्शन अंडरगो करेंगे विद द हेल्प ऑफ Fe2+ आयंस। सो हमने क्या किया, जो NO3- का सोल्यूशन था उसमें FeSO4 डाला, दिस वाज द सोर्स ऑफ Fe2+ आयंस। ये Fe2+ ने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जो H+ प्रोवाइड कर रहा था, NO3- को रिड्यूस कर दिया टू नाइट्रिक ऑक्साइड, देन दैट नाइट्रिक ऑक्साइड वाज रिप्लेसिंग वन H2O इन द हाइड्रेट दैट वाज फॉर्म्ड बाय Fe2+। और ये जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन आया FeH2O5 एंड वन वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस्ड बाय NO, इस कॉम्प्लेक्स का कलर ब्राउन है एंड दैट ब्राउन कलर फॉर्मेशन कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ NO3- आयंस इन द सॉल्यूशन। सो या रिमेंबर दिस ब्राउन रिंग टेस्ट एंड बढ़ो आगे। Phosphorus is the next element after nitrogen in group 15. Phosphorus का existence रहता है 3 forms में. There are 3 forms of phosphorus: white phosphorus, red phosphorus and black phosphorus. Black phosphorus में भी 2 forms रहते हैं, alpha black and beta black. अब व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में, इट एग्जिस्ट्स एज सेपरेट P4 टेट्राहेड्रा। P4 के अलग अलग टेट्राहेड्रा बनेंगे एंड दैट P4 मॉलिक्यूल इज द फॉर्म इन विच व्हाइट फॉस्फोरस विल एग्जिस्ट। P4 के टेट्राहेड्रा में सारे बॉन्ड एंगल्स 60 डिग्री के मेजर के रहते हैं एंड 60 डिग्री मेजर की वजह से इनमें एंगुलर स्ट्रेन काफी ज्यादा रहता है। अगर एंगुलर स्ट्रेन काफी ज्यादा है तो मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है एंड एक बार ब्रेक हो गया तो आसपास में अगर कुछ भी रहेगा उसके साथ रिएक्ट करेगा। सो बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेन रहता है बिकॉज ऑल बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ मेजर 60 डिग्री इन द P4 टेट्राहेड्रा इन व्हाइट फॉस्फोरस। एंगुलर स्ट्रेन की वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल है एंड हेंस इट इज क्वाइट रिएक्टिव। व्हाइट फॉस्फोरस का एक प्रॉपर्टी है केमिल्यूमिनेसेंस का। केमिल्यूमिनेसेंस मतलब डार्क में व्हाइट फॉस्फोरस ग्लो करेगा। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज है ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस विल बी ऑब्टेन व्हेन यू हीट व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस का सर्टेन कंडीशंस में अगर हीटिंग करेंगे तो रेड फॉस्फोरस मिलेगा, उसका और हीटिंग करेंगे तो ब्लैक फॉस्फोरस मिलेगा। लाइक आई सेड, ब्लैक फॉस्फोरस के 2 फॉर्म्स रहते हैं, अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। दैट्स द ओनली डिस्कशन अबाउट ब्लैक फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस के बारे में, ये रिएक्टिव काफी कम रहेगा कंपेयर टू व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस काफी ज्यादा अनस्टेबल है, सो इट इज वे मोर रिएक्टिव एंड रेड फॉस्फोरस is a bit stable than white phosphorus and hence it is less reactive than white phosphorus. White phosphorus chemiluminescence show करेगा, no chemiluminescence will be shown by red phosphorus. The structure of red phosphorus is polymeric. P4 tetrahedra एक के बाद एक connected रहता है and that is how the structure of red phosphorus looks like. तो ये थोड़ा बहुत red phosphorus का discussion था। बढ़ो आगे। फॉस्फाइन इज PH3, इसके बारे में पहले भी बात किया था वीडियो में। NH3 PH3 सब कंपेयर कर रहे थे तभी डिस्कशन किया था। सो वंस अगेन वी विल डिस्कस फॉस्फाइन इज PH3। PH3 बनाने का तरीका, कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2 को रिएक्ट करा सकते हैं विद वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड विल रिएक्ट विद वाटर फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड and release phosphine. Similarly, calcium phosphide can react with hydrogen chloride also, forming calcium chloride and releasing phosphine. तो ये phosphine बनाने के 2 तरीके। One more method of preparation of phosphine is this. Once again, ये वाला रिएक्शन दिखने में काफी ऑर्डिनरी रिएक्शन लगता है, बट ये रिएक्शन भी पास्ट पेपर्स में काफी बार पूछा गया है। सो बी वेल प्रिपेयर्ड विद दिस रिएक्शन। बाकी रिएक्शंस भी जो एनसीईआरटी में देते हैं इंपॉर्टेंट ही है, बट ये रिएक्शन पहले काफी बार पूछा गया है। सो somehow I would say it's more important than the other reactions. देख लो, व्हाइट फॉस्फोरस का अगर एल्कली के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन एक्वियस मीडियम, सो एक्वियस एल्कली made to react with white phosphorus forms phosphine and it also forms sodium hypophosphite NaH2PO2
एक्चुअली जो फॉर्म होता है दैट इज H3PO2। H3PO2 का स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड O, OH, H एंड H। इसके बारे में भी वीडियो में आगे बात करेंगे, बट फिलहाल H3PO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। बट बिकॉज द मीडियम इज अल्कलाइन, तुम्हारा OH का H प्लस एसिडिक है, ये रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म ONA। सो द फाइनल कंपाउंड इज NaH2PO2। So that NaH2PO2 is sodium hypophosphite, the second product which is formed by the reaction of white phosphorus, NaOH and water। इनका मेन प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा दैट इज फॉस्फाइन ओनली। एंड यस, द बाई प्रोडक्ट विच फॉर्म्स इज सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। बढ़ते हैं आगे। PH3 जो है इट इज क्वाइट फ्लेमेबल, इसलिए इसको ऐसे ही स्टोर नहीं करते। वी एब्जॉर्ब PH3 इन HI एंड PH3 बेसिक, HI एसिडिक, ये आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करेंगे PH4I। अगर हमें PH3 का रिक्वायरमेंट रहा तो PH3 को हम वापस ऑब्टेन कर सकते हैं बाय मेकिंग PH4I रिएक्ट विद KOH। KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो यस, PH4I एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवा के Ki बाहर आएगा, द एक्सेस विल कम आउट एज H2O, एंड बाकी का जो फॉस्फाइन है वो हमें मिल जाएगा, एंड दैट फॉस्फाइन वी कैन यूज फॉर व्हाटएवर पर्पस वी वांटेड। सो या दैट्स अ लिटिल मोर डिस्कशन। बढ़ो आगे। समथिंग कॉल्ड होम्स सिग्नल। होम्स सिग्नल में मान लो एक वाटर बॉडी में कोई शिप है एंड इट वांट्स टू सेंड अ सिग्नल टू एनीथिंग दैट इज देयर इन द नियर बाय विसिनिटी। तो कंटेनर्स रहेंगे, इसमें कैल्शियम फॉस्फाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड रहेगा। इन कंटेनर्स को पियर्स करेंगे एंड सी में ड्रॉप कर देंगे। जब सी में ड्रॉप करेंगे तो वाटर जाएगा एंड वाटर एंड कैल्शियम फॉस्फाइड विल रिएक्ट, वाटर एंड कैल्शियम कार्बाइड विल ऑल्सो रिएक्ट। कैल्शियम फॉस्फाइड का रिएक्शन तो हमने पढ़ा ही था, फॉस्फाइन देगा। एडिशनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन विद वाटर विल गिव एसिटिलीन। सो इन दोनों का रिएक्शन होगा वाटर के साथ, फॉस्फाइन एंड एसिटिलीन फॉर्म होंगे। जो रिएक्शन है ये काफी ओके, द रिएक्शन एक्चुअली फॉर्म्स फॉस्फाइन एंड इथाइन, एंड ये काफी फ्लेमेबल रहता है। तो ये दोनों इग्नाइट होंगे एंड इनका जो इग्निशन है दैट विल गिव अ ब्राइट रेड फ्लेम। तो ये ब्राइट रेड फ्लेम is called Holmes signal, and Holmes signal बना कैसे? So that is formed when containers containing calcium phosphide and calcium carbide are pierced and dropped in the sea. इनका reaction with water होगा forming phosphine and ethine, that is acetylene। ये burn करेंगे। When they burn with a very bright red flame, and that creates a signal called Holmes signal। बढ़ो आगे। White phosphorus का reaction अगर थायोनिल क्लोराइड के साथ करेंगे तो PCl3 मिलेगा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। एंड व्हाइट फॉस्फोरस का रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिल क्लोराइड से करेंगे तो हमें मिलेगा PCl5, दैट इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। दोनों में SO2 बनेगा, इसमें बैलेंस H2Cl2 बनेगा। बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज व्हाइट फॉस्फोरस का रिएक्शन, देखो ये छोटा है SOCl2, ये बड़ा है SO2Cl2। छोटे के साथ रिएक्शन छोटा देगा, बड़े के साथ रिएक्शन बड़ा देगा। So phosphorus reacting with thionyl chloride gives PCl3, thionyl chloride SOCl2 ये छोटा है, sulfuryl chloride बड़ा है SO2Cl2। phosphorus का reaction with SO2Cl2 will give phosphorus pentachloride। So इतना ध्यान में रखना, this is a method of preparation of PCl3 and PCl5। बढ़ो आगे। PCl5 का अगर हीटिंग करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा to give you PCl3 and Cl2। solid PCl5 will exist as PCl6 minus PCl4 plus। PCl6 minus का स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल रहता है एंड PCl4 plus का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल रहता है। जस्ट अ फैक्ट रिगार्डिंग द सॉलिड स्टेट ऑफ PCl5, PCl3 को अगर मॉइस्चर में रखा तो PCl3 will form fumes in the presence of moisture। That is because PCl3 will undergo hydrolysis, it will react with water forming H3PO3। This is phosphorus acid। फॉस्फोरिक एसिड रहता तो H3PO4 कहते हैं, बट H3PO3। सो PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस गिव्स फॉस्फोरस एसिड एंड लिबरेट्स HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड के फ्यूम्स बनते हैं। सो बिकॉज हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म्स, यू गेट फ्यूम्स इन मॉइस्चर। सो PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर because of the presence because of the formation of hydrogen chloride vapors on reaction with water। बढ़ो आगे। PCl5 के बारे में केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में ऑलरेडी हमने एक बार पढ़ लिया है, आई नेवरदलेस रिपीट इट अगेन। केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है
ये तुम्हें मिल जाएगा इन द प्लेलिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर्स। इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर्स के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो फाइंड इट इन द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ अवर चैनल। आपको चैनल पर बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगे। यू विल गेट वीडियोस ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। You will get videos on mathematics, physics, theory lectures. Yeah, you can visit the playlist section of the channel to get all sorts of lectures if you are preparing for JEE Mains, Advanced and NEET. Yeah, so chemical bonding chapter, which is there in the inorganic chemistry lectures playlist. इस chapter में हमने डिटेल में डिस्कस किया है PCl5 का बॉन्डिंग कैसा रहेगा। I'll discuss it in short for now. Phosphorus का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is 3s2 3p2 3d0, सॉरी 3p2 नहीं 3p3 एंड 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग अगर ब्रेक करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करेंगे टू द 3d ऑर्बिटल, तो फॉस्फोरस एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका ऐसा रहेगा। वी मेक इट अंडरगो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन एंड देन फॉस्फोरस के ये जो 5 sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 3 ऑर्बिटल्स एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेंगे, इनके बीच में एंगल रहेगा 120 डिग्रीज एंड 2 ऑर्बिटल्स एक्सियल इस तरफ चले जाएंगे। इन सारे ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होगा विद द ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोरीन एंड यहां पर आएगा क्लोरीन। सो दीज 3 बॉन्ड्स दे आर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड ये जो 2 बॉन्ड्स प्लेन के बाहर परपेंडिकुलर आते हैं, दीज बॉन्ड्स दे आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स। तो जो एक्सियल बॉन्ड्स है दे सफर मोर रिपल्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स नहीं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में देयर आर इलेक्ट्रॉन्स एंड ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सियल बॉन्ड्स को ज्यादा रिपल्शन फेस करवाते हैं, इसलिए एक्सियल बॉन्ड्स के जो एटम्स है वो थोड़े दूर चले जाते हैं। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड दैट इज व्हाई दे आर आल्सो वीकर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। So yeah, that's the fact about PCl5, that axial bonds they face more repulsion and because of that the axial bonds are weaker than equatorial bonds. Basically all 5 PCl bonds in phosphorus pentachloride are not identical. 2 of them are weaker and 3 of them are stronger. The equatorial bonds they are stronger than the axial bonds and reason मैंने अभी बताया, axial bonds face more repulsion and yeah, that's a fact about PCl5. बढ़ते हैं आगे विद द लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर, दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। इसमें टोटल हमें पढ़ने हैं 8 ऑक्सो एसिड्स। सो या लेट्स बिगिन। द फर्स्ट ऑक्सो एसिड इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और सिंपली यू कैन कॉल इट फॉस्फोरिक एसिड ऑल्सो। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H3PO4 है। सो द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस, P डबल बॉन्ड O एंड 3 OH बॉन्ड्स, 3 bonds of phosphorus with OH। हर O ने 2 सिंगल बॉन्ड्स बनाए तो हर ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर बाकी रहेंगे। फॉर एवरी कंपाउंड यू नीड टू टेल मी द बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब देखो एसिडिक कैरेक्टर रहता है इन कंपाउंड्स का, बिकॉज ये कंपाउंड्स जो OH का H है उसे डोनेट करने का एबिलिटी रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ H+। बेसिसिटी मतलब कितने H+ डोनेट कर पाओगे फ्रॉम द गिवन मॉलिक्यूल। सो यहां पर तुम 3 H+ डोनेट कर पाओगे बिकॉज देयर आर 3 OH ग्रुप्स। सो बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज कॉल्ड 3। Once again, basicity means the number of H+ ions that can be donated by one molecule. So yeah, the basicity will be 3 because there are 3 OH groups and each of them have the ability of donating an H+ atom. Sorry, not atom, H+ ion when you put it in water. So orthophosphoric acid is going to be a strong acid, basicity 3 रहेगा. You also need to calculate the oxidation state of phosphorus. ऑक्सीजन को अगर -2 ले लेंगे तो इधर टोटल -8 आएगा, H का +1 तो ये +3, -8 + 3 is -5. So for a neutral molecule, phosphorus का oxidation state होना चाहिए +5. So these are 2 things you need to tell me for every structure that we write. हर ऑक्सो एसिड का मेथड ऑफ प्रेपरेशन भी देके रखा है, इसे भी याद कर लेना। सम ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट, सम ऑफ देम आर नॉट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, बट दे आर ऑल गिवन इन NCERT इन अ टेबल। सो आपको सारे ही मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन याद करने हैं। P4O10 इज कॉल्ड फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इससे हमें H3PO4
दैट इज फॉस्फोरिक एसिड मिलता है। फॉस्फोरिक एसिड का ऑल्टरनेट नेम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। सो ये रिएक्शन याद रखना। दिस इज एक्चुअली अ वेरी कॉमन रिएक्शन। ये सिर्फ इस जगह पे नहीं, ये रिएक्शन सिलेबस में अलग अलग जगह पे रिपीट हुआ भी है। सो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू नो दिस रिएक्शन ऑलरेडी। याद रखना, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H3PO4 दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मिलता है। ये उसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, देयर आर 3 OH बॉन्ड्स विथ फॉस्फोरस एंड 1 डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन विथ फॉस्फोरस। बेसिसिटी 3 आएगा एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस +5 आएगा। बढ़ो आगे। द नेक्स्ट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। जब भी हमने कहा पायरो, पायरो विल ऑलवेज मीन रिमूवल ऑफ वाटर। पायरो का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड मतलब ये वाला स्ट्रक्चर। तो यही स्ट्रक्चर एक बार वापस लिख लेंगे, P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH, प्लस एक बार वही स्ट्रक्चर दोबारा से लिख लो। सो P डबल बॉन्ड O, देन OH, OH एंड OH। मैंने कहा पायरो मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, सो हीट करके हम वाटर एलिमिनेट करेंगे। वाटर कम्स आउट फ्रॉम हियर एंड यू गेट द फॉर्मेशन ऑफ P डबल बॉन्ड O, यहां पर OH, यहां पर OH, ये वाला ऑक्सीजन बचेगा। सो POP का एक बॉन्ड बनेगा एंड द लेफ्ट ओवर स्ट्रक्चर इज दिस, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH एंड सिंगल बॉन्ड OH। तो ये तुम्हारा बनेगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड का प्रेपरेशन मेथड यही है। अगर H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल्स ले लोगे तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, दैट इज दिस वेरी स्ट्रक्चर एंड प्लस H2O। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर बनाना है तो H3PO4 का डबल कर लो। H3PO4 का डबल आएगा H6P2O8 और इसमें से वाटर रिमूव करना है। वाटर रिमूव करोगे तो H4 और H4 और O7 हो जाएगा। सो H4P2O7 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप यहां पर अपने आप भी काउंटिंग कर सकते हो, H4P2O7 ही आएगा। सो या दैट्स द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। सो ये हो जाएगा H3P2O7। सो या दैट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड एंड दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसका बेसिसिटी क्या आएगा? सो बेसिसिटी is the number of H plus ions that it can give in water, that is 1 from here, 1 from here, 1 from here and 1 from here. So basicity आएगा 4 and oxidation state of phosphorus वो तुम यहीं से काउंट कर लो। O का अगर -2 लिया तो टोटल नेगेटिव चार्ज आया -14, H का +1 लेके टोटल पॉजिटिव चार्ज +4, -14 +4 इज -10। -10 और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए P का टोटल आना चाहिए +10। अगर 2 फॉस्फोरस का +10 आया तो एक फॉस्फोरस का +5 आएगा। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज +5। सो या दैट्स अबाउट बेसिसिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, मेथड ऑफ प्रेपरेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अगला अगला ऑक्सो एसिड ले लो, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड और सिंपली फॉस्फोरस एसिड। Orthophosphorus and phosphorus acid mean one and the same thing, that is H3PO3। H3PO4 का ही स्ट्रक्चर है, P डबल बॉन्ड O, OH, OH। अगर एक और OH डाल दूंगा तो ये H3PO4 बनेगा। मुझे एक ऑक्सीजन कम करना है तो इंस्टेड ऑफ OH आई विल सिंपली पुट H। ये जो PH बॉन्ड्स रहते हैं ये H सामने वाले को सप्लाई किया जा सकता है एंड दैट गिव्स अ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। दिस गिव्स अ रिड्यूसिंग कैरेक्टर टू ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। जितने पीएच बॉन्ड्स रहेंगे उतना रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा रहेगा एंड ये जो OH के बॉन्ड्स है इसके वजह से तुम्हारा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। अगर मैं पूछूं बेसिसिटी क्या है तो OH के 2 ग्रुप्स, सो देयर आर 2 H plus ions that can be donated and basicity आएगा 2 and what is the oxidation state of phosphorus? So yes, H को +1 लिया, O को -2 लिया, -6 + 3 is -3। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए फॉस्फोरस होना चाहिए +3 में एंड दैट बिकम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। प्रेपरेशन रिएक्शन P2O3, फॉस्फोरस ऑक्साइड को, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड को हाइड्रोलाइज करना होगा एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड गिव्स H3PO3 दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ये रिएक्शन आई डोंट रिकलेक्ट, पास पेपर्स में ज्यादा पूछा गया है बट लाइक आई सेड इट्स गिवन इन द एनसीईआरटी, आपको याद रखना है जस्ट फॉर योर नॉलेज। ये इतना ज्यादा पास पेपर्स में पूछा नहीं है। बढ़ो आगे। हाइपोफॉस्फोरस एसिड,
और फॉस्फेनिक एसिड, दिस इज H3PO2, H3PO4 का ही स्ट्रक्चर आएगा, P डबल बॉन्ड O, OH। अब हमें H3PO4 से दो ऑक्सीजन रिड्यूस करने थे, तो यहां पर OH नहीं H डालेंगे, यहां पर भी OH नहीं H डालेंगे। ये दो पीएच बॉन्ड्स के वजह से हाइपोफॉस्फोरस और फॉस्फेनिक एसिड गेट्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। It's a good reducing agent because the pH bonds act as a good source for hydrogen, and किसी को अगर हाइड्रोजन सप्लाई करोगे, सामने वाला हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा, because it supplies hydrogen and reduces the other species. It is a very good reducing agent, and the pH bonds, like I said, they provide or they impart a very good reducing character to H3PO2, that is phosphenic or hypophosphorus acid। जो OH का बॉन्ड है इसके वजह से एसिडिक कैरेक्टर बनेगा। एंड बेसिसिटी इज 1 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही मिलेगा। O का -2 लिया, H का +1 लिया, तो ये -4 + 3 इज -1। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए P को आना पड़ेगा +1 में, so the oxidation state of phosphorus will be +1। so yeah, that's the structure, basicity and oxidation state। preparation reaction, अगर व्हाइट फॉस्फोरस का NaOH एंड H2O के साथ रिएक्शन किया तो PH3 एंड NaHPO2 मिलेगा। ये रिएक्शन हमने पहले ही पढ़ लिया था फॉस्फाइन के प्रेपरेशन में। आई नो यहाँ पर तुम्हें H3PO2 नहीं मिला, ओके, इट्स एक्चुअली NaH2PO2, सो जस्ट मेक दैट करेक्शन, NaH2PO2। आई नो ये तुम्हें H3PO2 नहीं मिला, बट दैट इज ओनली बिकॉज ये मीडियम बेसिक था। इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज P डबल बॉन्ड O, H एंड ONA। ये जो OH था ना उसके बदले ONA आएगा, बिकॉज ये एसिडिक था, तो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनेगा। अगर इसी का हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां पर OH आ जाएगा, एंड देन यू गेट H3PO2। सो H3PO2 बनाने का ये एक रिएक्शन हो चुका है, एंड दिस रिएक्शन बिकॉज इट हैज ऑलरेडी रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स एट डिफरेंट प्लेसेस, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो यस, ये वाला रिएक्शन तो खास याद रखना ही रखना, बाकी भी याद रखना, बट जस्ट फॉर द प्रीवियस वन आई सेड ये इतना ज्यादा पूछा नहीं है। आई डोंट रिकलेक्ट दिस रिएक्शन कमिंग इन पेपर्स, तो बस ऐसे ही नॉलेज के लिए बोल के रखा था, बट लर्न सब कुछ करना। बढ़ो आगे। साइक्लो ट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड, ये मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड का ट्राइमर है। फॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4, तो H3PO4 के ही तीन मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर लो। यू हैव फॉस्फोरस, देन अ डबल बॉन्ड O, देन एन OH बॉन्ड। अब तीन OH के दो OH के ग्रुप्स और रहेंगे, so one OH group here and let us say one OH group over here। draw one more phosphorus acid, so sorry, phosphorus nahi, phosphoric acid, so P double bond O, OH, let's keep one OH here and keep one OH on this side। अगर यहां से वाटर एलिमिनेट कर लोगे तो यहां से POP का एक बॉन्ड बनेगा, सो एलिमिनेट वाटर, ये H2O यहां से निकल जाएगा, और जो बॉन्ड बना इट इज P के बाद ऑक्सीजन के बाद P के ऊपर डबल बॉन्ड O रहेगा, एंड देन देयर वर टू OH ग्रुप्स। ये वाला फॉस्फोरस भी अपना OH ग्रुप यूज करेगा टू बॉन्ड विद द अदर फॉस्फोरस, सो बॉन्डिंग होगा बाय अ POP बॉन्ड। सो PO, फिर एक P और आएगा, इस P के ऊपर भी एक डबल बॉन्ड O रहेगा, एंड OH के दो ग्रुप्स रहेंगे, एंड OH का जो अभी ग्रुप आया, this OH and this OH will combine with one another by elimination of water। so ये P और P के बीच में भी ऑक्सीजन का एक लिंकेज आएगा, so there is P O bonded with P, and yeah, that's how the structure looks like for cyclometaphosphoric acid। there are three phosphoric acid molecules and they eliminate three water molecules from them, forming this type of structure। इस स्ट्रक्चर में हर P के ऊपर एक डबल बॉन्ड O रहेगा। देयर आर थ्री फॉस्फोरस एटम्स, हर P के ऊपर तीन हर P के ऊपर एक डबल बॉन्ड O, हर P के ऊपर एक OH का ग्रुप, एंड सारे फॉस्फोरस एटम्स लिंक्ड रहेंगे बाय POP linkages। so yeah, that's the final structure of cyclotrimetaphosporic acid। इसका अगर फॉर्मूला बनाना है तो आई सेड इट्स अ ट्राइमर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 into 3 कर देंगे,
तो H12 सॉरी H9 P3O12, H9 P3O12, बट हमें तीन जगह से H2O निकालना था। एक H2O यहां से निकाला, एक यहां से निकाला, एक यहां से निकाला। H2O निकाल दोगे तो H7 P3O11, and yeah, that becomes the final molecular formula for cyclo ट्राईमेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसका कोई रिएक्शन दिया नहीं गया है, रिएक्शन इन द सेंस मेथड ऑफ प्रेपरेशन कुछ दिया नहीं है। सो या नो रिएक्शन फॉर मेथड ऑफ प्रेपरेशन। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे। ओ को अगर -2 लिया तो टोटल नेगेटिव चार्ज इज -22, एच का 7, सो +7, -22 + 7 इज -15। सो टोटल पॉजिटिव चार्ज 3 फॉस्फोरस का +15 आना चाहिए, 3 का अगर +15 तो एक का +5 आएगा। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज +5। एडिशनली अगर बेसिसिटी पूछ लू तो नंबर ऑफ H+ दैट कैन बी डोनेटेड, ये तुम्हारा OH में से ही आएगा। सो दीज आर 3, सो बेसिसिटी आएगा 3। एंड या दैट्स इट विद द डिस्कशन ऑफ साइक्लो ट्राईमेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड ये उसको बनाने, मतलब जो पूरा प्रोसीजर बताया था उस प्रोसीजर से फाइनली ये तुम्हारा आया हुआ स्ट्रक्चर। एंड या दैट्स द बेसिसिटी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। बढ़ो आगे। पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड का एक पॉलीमर रहता है। सो वंस अगेन मेक फॉस्फोरिक एसिड, P डबल बॉन्ड O, OH। अब दोनों साइड से तुम्हें चेन को कंटिन्यू करवाना है, तो एक और H3PO4 बनेगा। और उसका जब हीटिंग करोगे सबका, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में से जो POH और POH का बॉन्ड था उसमें से वाटर बाहर आएगा, एंड P विल गेट कनेक्टेड विद अनदर P थ्रू एन ऑक्सीजन एटम। सो एक और P आएगा, then double bond O, then OH, then single bond O, then a P again of the other phosphoric acid, OH, O, and ये स्ट्रक्चर कंटिन्यूड रहेगा ऑन द लेफ्ट एज वेल एज राइट। सो इसका अगर एक शॉर्ट फॉर्म लिखना है, इतना तुम्हारा रिपीटिंग यूनिट आ गया। सो द रिपीटिंग यूनिट इज P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, एंड OH N। और भी अगर शॉर्ट में लिखेंगे देन दिस इज H PO3N। ये तुम्हारा फाइनल स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज दिस फॉर पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करोगे तो एक्चुअली देखा जाए तो इट इज फॉर्मिंग 2 1 1 1 5 बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली ऑक्सीजन अपने पास ही रखेगा, एंड फॉस्फोरस पे जो चार्ज डेवलप होगा दैट विल बी +5। सो हर फॉस्फोरस पे अल्टीमेटली +5 का चार्ज आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज +5। वी कैनॉट कॉमेंट ऑन बेसिसिटी बिकॉज OH के ग्रुप्स हमें कितने मिलेंगे ये स्पेसिफाइड नहीं है। इट्स इवेंचुअली अ पॉलीमर। सो जितने तुम्हारे रिपीटिंग यूनिट्स उतने तुम्हारे OH के ग्रुप्स, एंड ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी एसिडिक व्हेन यू पुट देम इन वाटर। इसे बनाने का रिएक्शन कोई बैलेंस्ड इक्वेशन बोला नहीं है। दे हैव जस्ट सेड अगर फॉस्फोरस एसिड, नॉट फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड को अगर ब्रोमीन के साथ एक सील्ड ट्यूब में हीट करोगे तो बनेगा तुम्हारा पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड। सो या दैट्स द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड। बढ़ते आगे। पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरो मतलब मैंने कहा रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड मतलब P डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH, एक H का बॉन्ड रहेगा, एंड जब एक OH ले लोगे एंड एक और फॉस्फोरस एसिड के साथ रिएक्ट करके वाटर निकालोगे तो P कनेक्ट हो जाएगा विद द अदर P बाय एन ऑक्सीजन आइटम। सो POP फिर डबल बॉन्ड हो, OH एंड H। तो ये दो फॉस्फोरस एसिड के मॉलिक्यूल्स हमने कंबाइन करवा दिए बाय रिमूवल ऑफ वाटर। सो पायरो मींस रिमूवल ऑफ वाटर, एंड पायरोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो फॉस्फोरस एसिड H3PO3 डबल कर दो तो H6P2O6 एंड H2O निकाल दो। H2O निकालोगे तो 6 का 4 हो जाएगा H, एंड 6 का 5 हो जाएगा O। So H4P2O5, that's the molecular formula for pyrophosphorus acid. Oxidation state of phosphorus, O का -2 ले लिया, H का +1 ले लिया, तो ये -10 +4 is -6। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए P2 का टोटल होना चाहिए +6। अगर दो P का +6 आया तो एक P का +3 आएगा। बेसिसिटी अगर पूछूं तो बेसिसिटी आएगा 1 और 2।
So the basicity is 2 because there are two OH groups and they have the ability of donating H plus in water. Preparation reaction, unlike the previous one, pyrophosphoric acid के लिए हमने दो phosphoric acid के molecules को heat करके water निकाला था, but pyrophosphorus acid का एक balanced equation दिया गया है. So PCl3 phosphorus trichloride reacting with phosphorus acid in the presence of water, इन दोनों का अगर रिएक्शन करोगे, एक्चुअली बैलेंस्ड रिएक्शन दिया नहीं है, जो टेबल एनसीईआरटी में गिवन है उसमें प्रेपरेशन मेथड में सिर्फ PCl3 plus H3PO3 लिख के छोड़ दिया है, बट nevertheless I've written the balanced equation. phosphorus trichloride and phosphorus acid का अगर वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे, इससे मिलेगा H4P2O5 that is pyrophosphorus acid and the balance will form hydrogen chloride. So yeah, that's about oxidation state, basicity, structure and the preparation reaction for pyrophosphorus acid. Take one last oxo acid, that is hypophosphoric acid. जब hypo आता है, hypo मतलब removal of H2O plus one more oxygen, removal of H2O2. H2O2 remove करोगे phosphoric acid में से, so you will have P double bond O, OH, OH, फिर आएगा P double bond O, OH, OH. अब यहां पर जो OH था उसको हीट करके तुम H2O निकालते थे एंड PP वर गेटिंग कनेक्टेड बाय एन ऑक्सीजन एटम. ये ऑक्सीजन भी हटा देंगे एंड फॉस्फोरस फॉस्फोरस का डायरेक्ट लिंक बना देंगे. ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का. व्हेनेवर दे से हाइपो, हाइपो मींस रिमूवल ऑफ H2O प्लस वन ऑक्सीजन, सो रिमूवल ऑफ H2O2. दिस इज एन एक्सेप्शन. अगर आप देखेंगे हाइपोफॉस्फोरस या फॉस्फेनिक एसिड, इसमें भी वर्ड हाइपो आया था बट इसमें हाइपो का मीनिंग माइनस H2O2 नहीं था. ये एक एक्सेप्शन है. हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फेनिक एसिड H3PO2 है, इसे तुम्हें एज एन एक्सेप्शन याद रखना है. अदरवाइज कभी भी ऑक्सो एसिड्स में मैंने कह दिया हाइपो, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, ये डेफिनेटली हम ग्रुप 16 में पढ़ेंगे. बट अगर मैं कह दूं हाइपो, ऑक्सो एसिड्स में कह दिया हाइपो, मतलब माइनस करना होगा H2O2. सो H2O2 माइनस करके तुम्हारा ये स्ट्रक्चर बना. इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी लिख लिया है मैंने, बट अगर कैलकुलेट भी करना है तो फॉस्फोरिक एसिड का डबल करेंगे, H3PO4 का डबल H6P2O8, इसमें से H2O2 निकालेंगे तो H4P2O6 and that's the molecular formula for hypophosphoric acid. Once again balanced कोई रिएक्शन दिया नहीं है. In the table they have only mentioned red phosphorus and alkali करोगे तो hypophosphoric acid मिलेगा, whereas white phosphorus and alkali का reaction was giving, white phosphorus and alkali is over here, white phosphorus and alkali का reaction was giving you phosphinic, that is hypophosphorus acid, which is H3PO2. Actually NaH2PO2 मिलेगा, इसका हाइड्रोलिसिस करके तुम्हें मिलेगा H3PO2, that is phosphinic acid. So yeah, this was the reaction of white phosphorus and alkali, whereas red phosphorus and alkali का अगर रिएक्शन करोगे तो hypophosphoric acid मिलेगा. अब एनसीईआरटी से जब ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस पढ़ोगे तो इन्होंने कुछ एक एडिशनल पॉइंट बोला है अबाउट डिस्प्रपोर्शनेशन. बट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही डिस्कस करवा लिया था. वी हैड डिस्कस्ड इट ओवर हियर. यस, वी हैड डिस्कस्ड इट ओवर हियर ओनली कि H3PO3 का अगर डिस्प्रपोर्शनेशन करवाओगे, डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल लेंगे, वही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होगा, रिड्यूस भी होगा. तो H3PO3 का अगर हीटिंग करेंगे तो हीटिंग करने से H3PO3 एक ऑक्सीडाइज होगा टू H3PO4 गिविंग फॉस्फोरिक एसिड एंड एक रिड्यूस हो जाएगा टू PH3 दैट इज फॉस्फाइन. ऑक्सीडेशन हुआ बिकॉज +3 का स्टेट +5 में गया एंड रिडक्शन हुआ बिकॉज +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस होके -3 में गया. सो H3PO3 phosphorus acid undergoes disproportionation when you heat it, or simply in an aqueous medium it will undergo disproportionation, and phosphorus acid oxidize होके बनाएगा phosphoric acid and reduce होके बनाएगा phosphine that is PH3. तो ये थोड़े बहुत disproportionation के discussions है. And yes, with that I am done with discussing everything that I wanted to discuss in this video. I would highly recommend कि वीडियो के बाद NCERT का रीडिंग अपने आप भी करो
आप जब एनसीईआरटी रीड करोगे यू विल रियलाइज दैट द वीडियो दैट आई हैव मेड इज इन द सेम फ्लो इन विच एनसीईआरटी इज रिटन, बट व्हेन यू रीड एनसीईआरटी आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, काफी सारी और एक्स्ट्रा बातें एनसीईआरटी में लिखी मिलेगी एंड इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। बेसिकली आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि बुक में क्या लिखा है। एवरी वीडियो लाइक आई ऑलवेज से इज जस्ट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट द टीचर रीड्स। टीचर का इंटरप्रिटेशन इज व्हाट यू सी इन अ लेक्चर, बट आपका एग्जैक्ट नॉलेज बुक में क्या लिखा है ये आप तब एग्जैक्ट जान पाओगे जब आप खुद एनसीईआरटी का रीडिंग करोगे। तो रीड द एनसीईआरटी फॉर द बेस्ट ऑफ प्रेपरेशंस, मेक नोट्स। बस रीडिंग कर लिया या सिर्फ वीडियो देख लिया इससे आपका तैयारी पूरा नहीं होगा। आप लिख के प्रैक्टिस करो, पेन नोटबुक लेकर बैठना, नोट्स बनाना ऑफ व्हाटएवर इज रिटन इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मार्किंग करो, इससे आपका प्रेपरेशन बेटर हो पाएगा। सॉल्व द एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ एनसीईआरटी। So yeah, read the NCERT, make notes, solve exercise at the end of NCERT, and that will ensure that a complete preparation is done by you. So अच्छे से तैयारी करना एग्जाम्स के लिए। I am done with discussing everything I wanted to discuss in this video. I hope that the contents of this video have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.